Sorry about this, Paral. So, soft margin, there are two types of misclassifications that can be tolerated, right? So, पहली क्या है? The dot is on the wrong side of the decision boundary, but on the correct side of the margin. तो ये वाला जो डॉट है, ये रेड वाला जो है, ये डिसीजन बाउंड्री के रॉन्ग साइड के ऊपर है, क्योंकि डिसीजन बाउंड्री हमारी आइडियल तो ये वाली है ना, ठीक है? तो इट्स ऑन द रॉन्ग साइड बट ऑन द करेक्ट, रॉन्ग साइड डिसीजन बाउंड्री बट ऑन द करेक्ट साइड ऑन द मार्जिन। तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा भाई? हाँ, ये इसका मतलब ये है कि ये जो रेड डॉट है बेसिकली दैट इज प्राइमरीली बिलो दिस डॉटेड लाइन, ठीक है? तो उसकी मतलब डिसीजन बाउंड्री तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर हम इस डिसीजन बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो एक यूज केस क्या है कि ये जो रेड डॉट है ये है तो रेड की साइड के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो है ग्रीन के बहुत करीब। मार्जिन की तरफ से तो करेक्ट साइड के ऊपर है, लेकिन डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से वो रॉन्ग साइड के ऊपर है। तो अगर हम इसको लें तो इसके हिसाब से ये वो रॉन्ग साइड के ऊपर चला गया, ये वो रेड पे चला गया, ठीक है? इफ दिस इज द आइडियल डिसीजन बाउंड्री देन द रेड वन गोज ऑन द रॉन्ग साइड। So this is on the wrong side of the decision boundary, but on the correct side of the margin. दोनों cases में these 2 points, these 2 situations represent the situations in which there is a misclassification. That's पहली चीज। इन दोनों डायग्राम्स में misclassification हो रही है क्योंकि रेड पॉइंट जो है वो आपका जो ये डिसीजन बाउंड्री है उसके दूसरी तरफ है। तो मिसक्लासिफिकेशन तो हो रही है क्योंकि हम बात ही सॉफ्ट मार्जिन की कर रहे हैं, लेकिन उस मिसक्लासिफिकेशन में भी दो इंस्टेंसेस आते हैं कि दोनों इंस्टेंसेस में है तो वो डिसीजन बाउंड्री के गलत साइड के ऊपर, लेकिन अगर हम अपने एक्सट्रीम बाउंड्रीज कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर दिस एज द एक्सट्रीम बाउंड्री जो कि है भी, तो अगर मेरा रेड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो अभी भी मैं सेफ एरिया में हूँ क्योंकि मैं इस तरफ हूँ, ठीक है? मार्जिन के हिसाब से मैं अभी भी थोड़ा सा करेक्ट साइड के ऊपर हूँ क्योंकि ये वाला जो मेरा एरिया है, दिस होल एरिया इज नॉट द ग्रीन एरिया। तो इफ इट इज नॉट द ग्रीन एरिया देन दिस इज द रेड एरिया, बात खत्म हो गई। तो दो सिचुएशंस आ सकती हैं कि मेरा एक पॉइंट जो है दैट इज although it is being misclassified by being on the wrong side of the decision boundary, but still it's on the correct side with respect to the margin। ये वाली चीज यानी ये जो रेड पॉइंट है ये इस एरिया के अंदर आ रहा है, ये वाला एरिया जो मैंने zigzag किया ना, तो इट इज फिर भी काफी बेहतर है। उसके बरक्स ये वाली जो सिचुएशन है वो जरा ज्यादा खराब है क्योंकि ये पॉइंट जो मेरा है रेड पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली बीइंग मिसक्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस डिसीजन बाउंड्री, लेकिन वो मेरी सेफ रेंज से भी बाहर निकल के ग्रीन के बहुत ही अंदर चला गया है, ठीक है? तो रॉन्ग साइड ऑफ द मार्जिन एंड रॉन्ग साइड ऑफ द डिसीजन बाउंड्री, ये दोनों यहाँ पर केसेस आ रहे हैं कि डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से भी रॉन्ग साइड के ऊपर है और जो मार्जिन के हिसाब से भी जो है ना रॉन्ग साइड के ऊपर है, ठीक है? मार्जिन किसको कहते हैं? मार्जिन ये एरिया है, दिस इज द मार्जिन। तो इस केस में मेरा पॉइंट जो था वो मार्जिन के अंदर लाई कर रहा है, मार्जिन एरिया में लाई कर रहा है। इस केस में मेरा पॉइंट मार्जिन भी एरिया के बाहर निकल गया है, सही है? अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? जी, आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। अब तो इसमें तो कोई मसला नहीं है कि दो चीजें हैं कि इसको आप इस तरह लिख लें कि मिसक्लासिफिकेशन विल बी देयर, ठीक है? वो तो है ही। इन द लेफ्ट केस द पॉइंट इज within the margin area, so the risk of error is not that large as I am not in the green area, or in the right case
the red point is out of the margin area and inside the green area, not the red area. So the risk of error is very large. अब मतलब ये यही दो सिचुएशंस हो सकती हैं और उन्होंने ये दोनों सिचुएशंस आपको बता दी हैं, सही है। ये सिचुएशन तो नहीं हो सकती कि भाई पॉइंट यहाँ पर हो और मिस क्लासिफिकेशन हो, क्योंकि ये तो रेड का एरिया है, इसमें मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं होगी। मिस क्लासिफिकेशन तो सिर्फ उस वक्त होगी जब यहाँ की क्लास यहाँ पर चली जाए। उसके दो इंस्टेंसेस हैं। एक इंस्टेंस ये है कि वो पॉइंट जो है वो प्राइमरीली मार्जिन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो वो कदरे सेफ है। अगर वो पॉइंट मेरी मार्जिन से ही बाहर लाई कर रहा है तो फिर वो उसमें ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स सिचुएशंस ऑकर कर सकती हैं और आपकी जो मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन की वैल्यू है वो उसको इसको मैनेज करेगी सिचुएशन को, ठीक है। तो SVM tolerates a few dots to get misclassified and finds the balance between maximizing the margin and minimizing the classification misclassification, ठीक है। तो अब उसको बैलेंस देखना है कि इस केस में अब मुझे मतलब मेरा आइडियल डिसीजन बाउंड्री कौन सी होगी, इज इट दिस वन, इज इट समवेयर जो कि इनके बीच में है। तो अब ये SVM इस केस में थोड़ा सा बैलेंस करके थोड़ा सा उसको अपनी डिसीजन बाउंड्री को मुमकिन है कि चेंज कर ले डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू ऑफ C, क्योंकि उसको केटर तो करना ही है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच टॉलरेंस वी वांट टू गिव when finding the decision boundary is an important hyperparameter in both linear and non-linear solutions. तो linearly separable हो या non-linear हो, C की वैल्यू स्पेसिफाई करना आपको जरूरी है। जितना C बड़ा होगा उतना ही SVM को पनिशमेंट ज्यादा मिलती है। तो यानी if C is like close to 1 तो ये हार्ड मार्जिन हो गई कि आप बहुत सख्ती कर रहे हैं कि नहीं भाई तुमने मार्जिन को चेंज नहीं करना, तुमने वही पुरानी मार्जिन रखनी है और उस पुरानी मार्जिन से जरा सा भी कोई मिस क्लासिफिकेशन हो तो तुमने उसको उसको एरर के तौर पे तुमने वो टॉलरेट नहीं करना, ठीक है। अब अगर C1 है तो उसका मतलब ये मेरा ख्याल में होगा कि 0 टॉलरेंस, और अगर C कम है तो उसका मतलब ये कि थोड़ा सा टॉलरेंस बर्दाश्त कर लो, ठीक है। तो ये है therefore the narrower the margin and few support vectors on the decision boundary will depend on। तो आपको खुद समझ में आ गई होगी कि मार्जिन अब जितना पतला होगा और जितने कम सपोर्ट वेक्टर्स मार्जिन को डिफाइन करेंगे उतना ही हमारे लिए सॉफ्ट मार्जिन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान है, ठीक है। कि छोटा सा मार्जिन रखें, सपोर्ट वेक्टर्स भी कम हो तो आपके लिए मिस क्लासिफिकेशन को बर्दाश्त करना आसान है। अगर मार्जिन बड़ा होगा, ठीक है, और सपोर्ट वेक्टर ज्यादा होंगे तो मिस क्लासिफिकेशन को बर्दाश्त करना जो है ना मुश्किल होगा। तो अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, उसको आपको फिर समझ में आ जाएगी। अब ये नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग के इफ C इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 1 में क्या हो रहा है कि वही पुराने वाला केस है कि इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रिक्ट कि यू हैव टू मेंटेन दिस क्या कहते हैं, यू हैव टू मेंटेन दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये आपने वो किया तो जब C1 है तो आपने क्या किया कि आपकी बर्दाश्त जो है वो जरा कम है, ठीक है, यू आर नॉट दैट मच टॉलरेंट। तो उसमें क्या होता है कि दी पॉइंट्स हैव टू लाई अबव दिस पॉइंट। ये जितने भी ग्रीन पॉइंट्स हैं मेरे उनको इजाजत नहीं है कि वो इस बाउंड्री को किसी तरह भी क्रॉस करें, दिस बाउंड्री जो उनकी एक्सट्रीम बाउंड्री बनती है। तो क्योंकि मुझे सॉफ्ट मार्जिन रखना है तो सॉफ्ट मार्जिन का मतलब यही है कि कुछ पॉइंट्स को मैं बेसिकली नीचे आने दूंगा। यानी इस केस में आप देखें कि कुछ पॉइंट्स यहाँ ग्रीन हैं, अगरचे वो अपनी बाउंड्री से नीचे हैं, मार्जिन एरिया में आ गए, लेकिन वो फिर भी अभी ग्रीन कलर के हैं, तो ये मैं उनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मेरी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आई एम मेकिंग अ हार्ड लिमिटेशन ऑन यू के यू कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री। अगर तुमने ये बाउंड्री क्रॉस की तो हम तुम्हें रेड कर देंगे, ठीक है। और अगर तुम अगर ये बाउंड्री उस तरह क्रॉस कर गए हो तो तुम ग्रीन हो गए हो, बस तुम उस तरफ रहो, तुम ग्रीन हो गए हो, हम तुम्हें ग्रीन ही क्लासिफाई कर देंगे,
क्योंकि ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर मैं सी को कम रखता हूं, अगर मेरी सॉफ्ट मार्जिन इतनी है, तो फिर जो है ना वो क्या है कि आप ये देखें कि आई हैव दिस लार्ज साइज, और मेरे ये जो मेरी मार्जिन बढ़ गई बेसिकली, तो मैंने ये डॉटेड जो था इसका मैंने वो साइज बढ़ा दिया, तो ये यहाँ शिफ्ट कर गई है और ये यहाँ शिफ्ट कर गई है। तो आप खुद सोचें कि इससे क्या हो रहा है, कि इससे हो ये रहा है कि many of my green points are lying within the margin and many of my red points are also lying within the margin, and I am very comfortable with this classifier as the optimal classifier। ठीक है, तो मैंने इस एरिया को खाली नहीं रखा जैसा कि मैंने यहाँ पर खाली रखा है। समझ में आ रही बात? तो इधर मेरी बर्दाश्त जो है ना वो ज्यादा है, मैंने उनको बर्दाश्त किया हुआ है, ठीक है यार तुम मेरे और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। यानी ये तो मेरा वो है ना, ये तो मेरा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, ये मेरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करवा दिया है कि ठीक है यार आप करीब भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, हम आपको फिर भी रेड और ग्रीन क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो बर्दाश्त करना जो है ना ज्यादा आसान होगा। मुमकिन है कि इस तरह करने से इस रेड को हम रेड ही क्लासीफाई कर दें, इतनी बर्दाश्त करने से मुमकिन है रेड को रेड क्लासीफाई कर दें। लेकिन बर्दाश्त का मतलब ये है कि यू अलाउ द पॉइंट्स टू कम नियरर टू द डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, so that you are not bound by this ideal limitation के protocol area में कोई नहीं हो सकता। ठीक है, so that is what it is, so you have to play with this। आपको इसके साथ सी के साथ आपको खेल के देखना पड़ेगा कि आपके आइडियल रिजल्ट किस वैल्यू के साथ आता है। तो ऑब्वियसली ना बहुत हाई रखनी है सी की वैल्यू, ना ही बहुत ये तो बहुत कम वैल्यू है ना, ये तो 0.01 का तो मतलब ये है कि आपने सब कुछ खुला खाता कर दिया सबके लिए। ठीक है, कि तुम आओ दुकान पे, ये भी चोरी करके ले जाओ, वो भी चोरी करके ले जाओ, तो ये तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस आपके सामने बताए गए हैं, और यही मतलब था इसका कि जब वो ये बात कह रहा था कि जब उसने ये बात की कि आई ट्राई टू फाइंड द ट्रेड ऑफ बिटवीन फाइंडिंग अ लाइन दैट मैक्सिमाइजेस द मार्जिन एंड मिनिमाइजेस द मिस क्लासिफिकेशन। तो मिस क्लासिफिकेशन को मैंने मिस क्लासिफिकेशन को मिनिमाइज भी करना है, और साथ साथ मैंने मार्जिन को मैक्सिमाइज भी करना है। तो मार्जिन मैक्सिमाइज तो खैर हर हाल में होगी, इसमें भी मैक्सिमाइज्ड है और इसमें भी मैक्सिमाइज्ड है। सही है, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमाइज्ड एंड दिस इज ऑल्सो मैक्सिमाइज्ड। लेकिन हमने थोड़ा सा उसको छूट के दे दी है कि वी अलाउ द पॉइंट्स टू कम नियर टू द एक्चुअल डिसीजन बाउंड्री बाय मेकिंग अ लार्ज मार्जिन। और दिस प्राइमरीली मीन्स के हमारी बर्दाश्त थोड़ी ज्यादा है, कि हम ग्रीन और रेड को हम जरा करीब करीब लेकर आ रहे हैं ताकि हमारी बर्दाश्त जरा ज्यादा बढ़े। ठीक है, वरना तो उसकी मिसाल ये है कि हम किसी को कहें भाई तुम रोड के उधर रहो और तुम रोड के इधर रहो। ठीक है, और फिर उनको कहें नहीं भाई तुम लोग थोड़ा थोड़ा रोड पे आ जाओ ताकि एक दूसरे से सलाम दुआ हो सके, तो थोड़ी बर्दाश्त मेरी दोनों के लिए बढ़ रही है। ये उस तरह की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहरहाल आइडियल वैल्यू क्या होती है ये उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा जो कि आप लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ना कि द बिगर द सी द मोर पेनल्टी यू गेट। तो इस केस में सी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर पेनल्टी ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज जरा सा भी वो यहाँ पर आएगा तो वो कह देगा भाई तुम ये मिस क्लासिफिकेशन होगी जरा से। ठीक है, लेकिन इस केस में जो मेरी बर्दाश्त है वो ज्यादा है, मे बी इस केस में उसको मिस क्लासीफाई ना करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वो डेफिनेटली मिस क्लासीफाई कर देगा अगर जरा सा भी पॉइंट इस रीजन में आ गया। ठीक है, मतलब अगर जरा सा भी पॉइंट ग्रीन इधर आ गया उसको कहेगा भाई तू रेड है। ठीक है, और अगर यहाँ से जरा सा पॉइंट रेड यहाँ पर आ गया वो कहेगा भाई तुम ग्रीन हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो नीचे आ गए लेकिन सबको ग्रीन वो फिर भी कह रहे हैं, इसको मिसक्लासिफाई नहीं करेगा। तो यहाँ तो उसकी बर्दाश्त बहुत कम है, यहाँ उसकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर and you can play around with the values of, for example you can start with c equals to 0.02 और बाद में change कर दें, I think it remains the same, so you can have I don't know 0.3 0.4, मुझे नहीं पता कि ideal क्या होगी, I have not used SVM for quite some time। तो बहरहाल ठीक है जी, is this thing clear? सर एसवीएम की वैल्यू वो सॉरी सी की वैल्यू जो है वो टोटल एसवीएम पे क्या इफेक्ट लाएगी? अगर सी छोटा होगा तो एसवीएम की एक्यूरेसी इफेक्ट होगी? अगर सी छोटा होगा तो उसकी बर्दाश्त ज्यादा होगी,
वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर एकदम से नहीं कह देगा कि जी मिसक्लासिफाई हो गया, क्योंकि उसका इसका ताल्लुक तो देखिए मार्जिन के साथ है ना। सही है सर। दोनों में फर्क सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि जब सी ज्यादा होगा, 1 के करीब होगा, तो आप किसी पॉइंट को अगर वो मार्जिन एरिया में लाई करता है, विच इज दिस एरिया, ये पूरा एरिया मार्जिन एरिया है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अपने मार्जिन एरिया में आएगा तो आप उसको कह देंगे भाई तू गलत है। मतलब कोई ग्रीन पॉइंट अगर इस एरिया में आ जाए तो मे बी आप उसको कह दें भाई तू रेड हो गया, हमारी बर्दाश्त कम है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब सी कम है तो उसने अपनी जो एक्सट्रीम बाउंड्री क्रॉस भी कर दी है, लेकिन फिर भी वो ग्रीन है, फिर भी ग्रीन है, उसको आने दे रहे हैं नीचे, बल्कि यहाँ पे उसको आने नहीं देगा नीचे कि तुम्हारी बाउंड्री बस वही है, तुम उधर ही रहो, रोड के उधर रहो। यहाँ पे वो उसको रोड क्रॉस करने दे रहा है और उसको एक्चुअल जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है उसके करीब आने दे रहा है दोनों तरफ की क्लासेस को। तो ये उसकी बर्दाश्त की अलामत है, ठीक है, कि मार्जिन तो मैक्सिमाइज वो कर रहा है, इस केस में भी कर रहा है, इस केस में भी कर रहा है, लेकिन इस केस में वो आपको बेसिकली जो मार्जिन एरिया के अंदर पॉइंट्स को आने दे रहा है विदाउट मिसक्लासिफाइंग देम, ठीक है। और इस केस में अगर जरा सा भी वो पॉइंट नीचे आया यहाँ पे तो वो उसको मिसक्लासिफाई करने का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी बर्दाश्त कम है। सही है, समझ में आ गई बात की। जी सर। जैसा कि एक बंदे को आपने जेल में डाला है तो आप उसको कहें भाई तुम बाहर आके पार्क में वॉक भी कर सकते हो, दैट इज सी इक्वल्स टू 0.01, ठीक है। और सी इक्वल्स टू 1 क्या है कि भाई तुम बस अपने कमरे में ही रहोगे जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती, कमरे से तुम बाहर नहीं आ सकते, दैट इज सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये बर्दाश्त है। तो ये कितनी बर्दाश्त रखनी है, ये फिर आप जो डिफरेंट जो ब्लॉग्स आती हैं उस पर आप देखें जो लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग के और मुख्तलिफ एप्लीकेशन की है कि वो सी की वैल्यू के बारे में क्या उनकी राय आती है। तो जो इस वक्त वो आप ये कह लें कि जो इस वक्त जो लेटेस्ट बात चल रही है उसके हिसाब से आप उसको कर लें। आई हैव नॉट डग दैट अप रिसेंटली, मैंने रिसेंटली एससीएम यूज नहीं किया, तो आई कांट गाइड यू रिगार्डिंग दैट, दैट हैज टू बी डन थ्रू ट्रायल एंड एरर एंड थ्रू लुकिंग एट द ब्लॉग्स। सही है जी। एक तो ये था आपका कौन सा ट्रिक था, ये सॉफ्ट मार्जिन का ट्रिक था। तो सॉफ्ट मार्जिन तो खैर आपने लीनियर केस में भी करना है, नॉन लीनियर केस में भी करना है। कर्नल ट्रिक जो है ना वो आपकी नॉन लीनियर के मसले को सही तरह हल करता है कि हम डिसीजन बाउंड्री की जो शेप है उसको हम चेंज कर देते हैं थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें कि यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री मेरी लीनियर है, यहाँ पे मेरी पॉलिनोमियल है विच इज अ पॉलिनोमियल कर्व, और यहाँ पर मेरी डिसीजन बाउंड्री जो है ना रेडियल बेसिस फंक्शन है। सही है, दैट्स अ सेपरेट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है। मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करने से मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल बन जाए, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिक। और ये क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास फीचर्स हैं x1 x2 x3 वगैरह उसको ट्रांसफॉर्म करता है और नए फीचर्स क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो svm.svc जो फंक्शन है उसमें हम लीनियर, पॉली, RBF, सिग्मॉइड, प्री कंप्यूटेड या फिर कोई भी आपका अपना कॉलेबल कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हो जो आपने बनाया हो, आप अपने फीचर्स को उस ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, या वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने फीचर्स पे अप्लाई करते हैं, आपके फीचर्स नए फीचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि x1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू x11, तो जब मैंने x1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट गिव्स मी अ न्यू फीचर, तो मैंने उसको उसमें मैंने एक नया फीचर बना दिया, ठीक है। और या फिर मैं कहूँ कि x1 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू x11, तो मैंने एक नया फीचर बना दिया। अब ये नए फीचर को जब मैं प्लॉट करता हूँ तो इट बिकम्स लीनियरली सेपरेबल, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर कर्नल्स हैं आपके वो पॉलिनोमियल कर्नल है और रेडियल बेसिस फंक्शन का कर्नल है, ठीक है। तो लेट्स सी के इसमें क्या होता है। अब ये पॉलिनोमियल कर्नल है, आप देखें कि ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं, ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है, आई कांट सेपरेट देम थ्रू अ लाइन, क्योंकि अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो दिस इज मिसक्लासिफिकेशन, ये बनाता हूँ दिस इज मिसक्लासिफिकेशन, ये बनाता हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो आई कांट सेपरेट देम थ्रू अ लाइन। लेकिन अगर इनमें से हर पॉइंट को मैं पॉलिनोमियल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दूं तो जो नया जो मेरे पास कर्व आता है वो ये है, ये नया कर्व आ जाता है क्योंकि वो पॉलिनोमियल शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है वो यहाँ 4 पे आ गया,
और ये पॉइंट जो है वो यहाँ 1 पे आ गया, ये पॉइंट जो है ना वो यहाँ इधर आ गया। दिस पॉइंट गेट्स मैप टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट गेट्स मैप टू दिस पॉइंट। अब मैं इनको आराम से जो है वो लीनियरली सेपरेबल कर सकता हूँ, इन द सेंस के ये मेरी वो सपोर्ट वेक्टर्स हो गए, और ये मेरा यहाँ का सपोर्ट वेक्टर हो गया, और ये मेरा बीच में डिसीजन बाउंड्री हो गई, खत्म हो गई बात। तो बाय यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कर्नल, आई एम एबल टू सेपरेट दिस 5 पॉइंट्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसी तरह जो है ना वो ये तो खैर उसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है। अब इस मतलब ये उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और अब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आरबीएफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है कि एक सेंटर सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा तो इट इज गोइंग टू सिलेक्ट दिस पॉइंट एज द सेंटर, मिसाल है। ठीक है, और हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालता है, फाइंड्स द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट टू द सेंटर, और फिर उसकी बेस पे डिसाइड करता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। ठीक है, तो जो तो जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज द गॉसियन आरबीएफ। तो गॉसियन आरबीएफ क्या है कि एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर के साथ, जो आपने सेंटर की पॉइंट सेलेक्ट किया है, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस गामा, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस सेंटर, जो कि उनका आपस में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फंक्शन है। अब आपको पता ही है कि डिस्टेंस किस तरह निकाल सकते हैं। तो हर पॉइंट के लिए ये आपका सिग्मा निकाला जाता है। ठीक है, हर पॉइंट के लिए निकाला जाता है, और फिर क्या होता है कि ये गामा क्या करता है, इट कंट्रोल्स द इन्फ्लुएंस। आपको देख रहे हैं कि गामा की वजह से आप इस डिस्टेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में कि ये जो मैंने ये बनाए हैं, 5 वैल्यूज बनाई हैं, तो इनका डिस्टेंस क्या है, एक्स माइनस सेंटर मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय गामा, एक्स माइनस सेंटर मॉड्यूलस। तो अब ये डिस्टेंस की वेटेज कितनी आती है वो गामा से डिफाइन होती है। तो हर पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालता है उसके सेंटर के साथ, और फिर डिटरमिन करता है कि मैंने बाउंड्री क्या बनानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखें, इस तो the higher the value of gamma, the more influence of the features will have on the decision boundary, more wiggling the boundary will be। तो इस केस में अगर आप ये देखें कि if this was the original data जो कि हमारे पास पहले भी था, और मैंने -1,0 को सेंटर लिया, तो -1,0 कौन सा पॉइंट है भाई? आई थिंक ये वाला पॉइंट ना, समवेयर हियर, -1,0 is the point somewhere here। ये मैंने एज अ सेंटर लिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला, और हर डिस्टेंस को मैंने गामा से मल्टीप्लाई किया। तो गामा की वजह से क्या होता है कि हर आइट्रेशन के अंदर आई कैन डिटरमिन के इस पूरी लाइन का वेट कितना है। तो इट इज जस्ट एन इन्फ्लुएंसिंग थिंग, जैसा कि हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आपने देखा होगा लर्निंग रेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली चीज है कि कितना ज्यादा हमने उसकी एक पॉइंट के इन्फ्लुएंस को कितना ज्यादा हमने कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के बाद ये हमारा गॉसियन आरबीएफ हो गया। तो गॉसियन आरबीएफ में आपके पास सारे डिस्टेंसेस आ गए। ठीक है, तो सब डिस्टेंसेस आने के बाद उसने क्या किया कि अब उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि उस डिस्टेंस के हिसाब से अब उसने इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट निकाला, डिपेंडिंग इसका डिस्टेंस कितना है। तो दैट बेसिकली मैप्स दिस पॉइंट टू हेयर, दिस पॉइंट टू हेयर, और ये पॉइंट यहाँ चला गया, और ये पॉइंट यहाँ चला गया, और ये पॉइंट यहाँ चला गया। समझ में आ गई बात की कि ये जो उसने डिस्टेंस निकाला है ना, उसकी बेस के ऊपर वो इनके नए कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन करता है। वेरी हाई लेवल के ऊपर ये बात है जो आपको समझनी है। अब आप देख रहे हैं कि नाउ दे आर लीनियरली सेपरेबल, बिकॉज अब आप देख रहे हैं कि दीज आर माय सपोर्ट वेक्टर्स एंड दिस इज माय सपोर्ट वेक्टर नंबर 2, क्योंकि वो ऑब्वियसली 2 अलग क्लासेस, और इनके बीच में जो होगा वो मेरा ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री होगा। सही है, तो बेसिकली कहानी क्या हुई, रेडियल बेसिस में
कि ये जो रेडियल बेसिस का मतलब ये सेंटर्स होते हैं, दे आर द बेसिस फॉर माय ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा एक पॉइंट तो यहाँ पर ये था, तो इस पॉइंट के साथ जितने डिस्टेंसेस थे उन डिस्टेंसेस की बुनियाद के ऊपर आई कैलकुलेट द न्यू डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट्स थ्रू विच दे बिकम लीनियरली सेपरेबल। तो इसको हम गॉसियन रेडियल बेसिस फंक्शन हमारा आमतौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसमें इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज वी आर क्वाइट शॉर्ट ऑफ टाइम। इसकी अच्छी खासी मैथमेटिक्स होती है कि हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हैपन्स, बट एज अ डेटा साइंटिस्ट यू कैन कंसिडर के दीज आर द टू मोर वेल नोन कर्नल्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, द RBF कर्नल, द गॉसियन RBF कर्नल एंड द पॉलिनोमियल कर्नल, जिसके थ्रू ज्यादातर जो है ना वो आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है ना मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली RBF कर्नल इज मोर रोबस्ट देन द पॉलिनोमियल कर्नल, लेकिन यू नेवर नो कि आपके डेटा के लिए कौन सी चीज जो है ना वो ज्यादा काम करते हैं। यू कैन इवन टेक मोर देन वन सेंटर। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये गामा का आप इन्फ्लुएंस देखें कि गामा इन दिस केस इज इक्वल टू 1। जब गामा 1 है तो यू कैन सी के इट्स क्वाइट जनरलाइज्ड, ठीक है, कि ये आपकी एक बेसिकली डिसिजन बाउंड्री 1 हो गई, ये आपकी डिसिजन बाउंड्री 2 हो गई, और ये आपका ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बीच में या ऑप्टिमल लाइन जो भी डिवीजन कहनी है वो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। अगर आप गामा को बहुत कम कर देंगे तो इट्स बेसिकली वो डिफरेंट क्लस्टर्स बना देगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू जनरलाइज वेरी वेल इफ द गामा इज वेरी लो, ठीक है, क्योंकि वो इसको अलग समझ रहा है, इसको अलग समझ रहा है, इसको अलग समझ रहा है, और इस पूरे को वो एक अलग मामला समझ रहा है। तो मतलब इस केस में थोड़ा सा आपको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे आप गामा बढ़ाते चले जाएंगे तो इट्स गोइंग टू ग्रो मोर टुवर्ड्स द जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी जो कि हम चाह रहे हैं। विद अ लिटिल बिट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन होती है तो हो जाए, लेकिन मेरे पास कम से कम सेपरेटिंग हाइपरप्लेन तो आ जाएगा ना, ताकि मैं नॉन लीनियर केसेस को सेपरेट कर सकूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे लिखा है कि gamma controls the influence of new features on the decision boundary. The higher the gamma, the more influence of the features they will have on the decision boundary. तो जितना गामा ज्यादा होगा उतना ही फीचर्स का इन्फ्लुएंस डिसीजन बाउंड्री पे ज्यादा होगा। जितना गामा कम होगा उतना ही इन्फ्लुएंस कम होगा। जब इन्फ्लुएंस कम होगा तो वो हर आदमी समझेगा कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द होल क्लास। जैसे कि इन केस में आप, इस केस में आप देख रहे हैं कि दिस पॉइंट इज कंसिडरिंग कि आई एम द ओनली रेड क्लास, आई एम द ओनली रेड क्लास। ये दोनों समझ रहे हैं कि बस हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है डिसीजन बाउंड्री पे। गामा जितना ज्यादा होगा उतना इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, ठीक है। तो इस केस में विगली डिसीजन बाउंड्री इसको कहते हैं, विगली, और यही हमें चाहिए। और अगर इन्फ्लुएंस कम होगा तो फिर वो मामला जो है ना आपका जो है ना वो शायद इतना अच्छा ना हो, क्योंकि उसको फिर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन निकालना ज़रा मुश्किल होगा। तो बहरहाल इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन के साथ करने की ज़रूरत है। मे बी इन मशीन लर्निंग 2 जो है वो हम इन कर्नल्स को थोड़ा सा तफसील में देख लें, लेकिन अभी हमारे पास उसको तफसील में देखने का टाइम नहीं है। आप बेसिक आइडिया बस गेट करें कि एक तो सॉफ्ट मार्जिन का आइडिया है। सॉफ्ट मार्जिन में सी की वैल्यू का आपको ऑप्टिमल बैलेंस निकालना है। अगर सी बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत सख्ती होगी, छोटी छोटी गलती पे मिसक्लासिफिकेशन कैटेगराइज हो जाएगी। अगर सी कम होगा तो बहुत नरमी होगी, तो मार्जिन एरिया के अंदर भी वो क्लासेस को बर्दाश्त कर लेगा। इसी तरह अगर गामा बहुत ज़्यादा होगा तो फीचर्स का इन्फ्लुएंस डिसीजन बाउंड्री पे ज़्यादा होगा, विच इज़ व्हाट वी वांट आइडियली। अगर गामा बहुत कम होगा तो फीचर्स का इन्फ्लुएंस कम होगा, तो डिसीजन बाउंड्री निकालना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि आप देखें ना कि मेरे पास आमतौर पे हज़ारों डेटा पॉइंट्स होते हैं, और मैं RBF में क्या कर रहा हूँ कि मैं RBF के अंदर आई एम ट्राइंग टू फाइंड बेस्ड ऑन अ सिंगल सेंटर, मैं हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस और इन डिस्टेंस की बेस पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमिन करता हूँ, तो अगर ये डिस्टेंस ही इनका गामा ही मैंने कम रखा है, ठीक है, तो दीज पॉइंट्स विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट दैट मच टू अ जनरलाइज्ड डिसीजन बाउंड्री। अगर मैंने गामा थोड़ा एवरेज रखा है तो इन पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन डिसीजन बाउंड्री के लिए एक एवरेज हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं चाहता, बहुत कम भी नहीं चाहता। तो ये चीज है, तो इसको आप आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इतना बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी, सही है। इज दिस थिंग क्लियर?
सर मेरा एक सवाल है। जी सर ये आपने कहा था ना कि गामा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट चूज करना पड़ता है सेंटर में, तो वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है या फिर एल्गोरिथम खुद ही जो है ट्रायल एंड एरर से वो डिस्कवर करता है कौन सा पॉइंट है? हाँ, देखें, अब तो असल में साइकिट लर्न वगैरह ने ना काम आपका इतना आसान कर दिया है कि व्हाट दे डू इज के यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द कर्नल, और जो आपको सिर्फ कर्नल सिलेक्ट करना है, और तो आपको वो निकाल के दे देगा। तो यू हैव टू सी कि आपकी ट्रेनिंग डेटा की परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज किस चीज़ से हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग डेटा की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इफ़ आई वाज इन योर शूज़, तो मैं ये करूँगा कि आई विल ट्राई आउट द डिफरेंट हाइपर पैरामीट्रिक सेटिंग्स, और जो मैंने आपको पहले क्रॉस वैलिडेशन वो सब चीज़ें टेम्पलेट पे सिखाई थी, उसके थ्रू मैं निकाल लूँगा कि भाई आइडियल कॉम्बिनेशन कौन सा है, और फिर मैं हाइपर पैरामीटर्स के साथ खेलूंगा ताकि ट्रेनिंग डेटा पे मेरी परफॉर्मेंस आ सके। ठीक है, तो उसके अंदर मैं ऑब्वियसली डिफरेंट सी की वैल्यूज ट्राई करूंगा, या अगर मैं कर्नल आरबीएफ का यूज़ कर रहा हूँ तो, या कर्नल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट गामा की वैल्यूज भी ट्राई करूंगा। और यही होता है, आप ऑनलाइन पे भी चेक कर लीजिएगा, जितनी ब्लॉग्स हैं उसमें जो ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, ग्रिड सर्च यूज़ किया जाता है टू फाइंड द ऑप्टिमल हाइपर पैरामीट्रिक वैल्यूज। तो उसमें यही होता है कि सी की 3-4 वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, गामा की 3-4 वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, और कर्नल फंक्शंस ट्राई प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि अब इनका आइडियल कॉम्बिनेशन मुझे निकाल के ला दो। तो आप कभी भी पहले से नहीं बता सकते कि क्या होगा, क्योंकि आपका डेटा तो आप उसको विजुलाइज कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो यू हैव टू डू दैट थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो द ओनली थिंग वी नो इज कि फॉर एग्जांपल गामा को मैं 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 इस रेंज में ट्राई करूं। सेम वैल्यूज फॉर सी, and let me try out different kernels like polynomial kernel और RBF kernel। इन दोनों के दरम्यान मैं देखूं कि अब इन तीनों का आइडियल कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन रहा है, सी का, गामा का, कर्नल का। बस ये करना पड़ता है। तो बेसिक जो आइडिया मैंने आपको समझा दिया है, जो डेटा साइंटिस्ट को जितना नॉलेज चाहिए मैंने आपको बता दिया है। स्टैटिस्टिकली अभी हम इसको नहीं बता रहे कि अंदर से आरबीएफ कर्नल किस तरह ऑपरेट करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है। मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया है कि सेंटर्स वो खुद निकालेगा, आपको नहीं स्पेसिफाई करना। आप कैसे कर सकते हैं, वो तो मुश्किल काम है, और उसकी बेस के ऊपर फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खुद करेगा। ठीक है जी। ठीक है सर। असल में उसमें हमारे पास असल में काम काफ़ी आ गया था ना उसमें कोर्स के अंदर। तो मैंने बताया था कि एल्गोरिथम्स बहुत सारे हैं, वरना तो मैं आज सिर्फ चाह रहा था कि मैं आपको एसवीएम बहुत तफसील में पढ़ा दूं। लेकिन ML1 के कोर्स में अगर आपने आर रैंडम फॉरेस्ट वगैरह नहीं पढ़ा तो फिर तो क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, अच्छा, तो नाउ वी स्टार्ट विद रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जो है ना वो प्राइमरीली जो है वो you can see the idea here that a data set is divided into different data sets. This is 1, 2, 3. So I'm dividing my data set into 3 different data sets, D1, D2, D3. और ये किस तरह होता है ये भी हम बात करेंगे बाद में। और इनका फिर ये होता है कि ऑन ईच डेटा सेट आई लर्न अ ट्री, मैं एक उसका डिसीजन ट्री उसके ऊपर लर्न करता हूँ। और फिर जब एक मेरे पास एक इंस्टेंस आता है उसको मैं हर ट्री के पास भेजता हूँ। तो हर ट्री मुझे एक प्रिडिक्शन आउटपुट करता है। तो इनमें से मैं या तो एवरेज रिजल्ट ले लेता हूँ, जैसे अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो इन तीनों का मैं एवरेज ले लूँगा, और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो मैं इनका मेजॉरिटी वोट ले लूँगा। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये इसको अब हम आगे चल के देखते हैं कि तो ये डिसीजन ट्री का तो आपको पता ही है। आपके डिसीजन ट्री का व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिसीजन ट्री। और यहाँ पर आपके पास सारा डेटा होता है। तो यू आइदर गो फॉर इंफॉर्मेशन गेन, यू ट्राई टू फाइंड द इंफॉर्मेशन गेन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी या जीनी इंडेक्स जो भी है। और ये आपको याद होगा कि हर पॉइंट के ऊपर फिर आपने देखना होता है कि मैंने एट्रीब्यूट्स कौन से लेने हैं।
एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल आपके पास सारे लीव्स रह जाते हैं। और इसके पैरामीटर्स वगैरह क्या होते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। तो डिसीजन ट्री का आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो पता है कि क्या होता है, जस्ट अ शॉर्ट रिमाइंडर। तो डिसीजन ट्री जो है ना वो हर डिसीजन पॉइंट पे ये पूछता है कि वह कौन सा फीचर है जो मुझे इस तरह डेटा को स्प्लिट करने के लिए हेल्प करे, सो दैट जब मैं ये वाला फीचर यहाँ इस्तेमाल करूँ तो यहाँ जो डेटा आए और यहाँ जो डेटा आए वो मुझे सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा हो। यानी ये हमने बात देखी थी कि ये पॉइंट्स जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादातर एक ही क्लास हो, ये पॉइंट जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादातर एक ही क्लास हो। तो मुझे ऐसे फीचर्स देखने हैं जिनकी इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए I am able to distinguish between the classes as much as possible। ये मैंने आपको समझाया था पहले भी ना, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के ज़हन में जस्ट फॉर अ रिमाइंडर ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो रैंडम फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक फॉरेस्ट होता है डिसीजन ट्रीज का, जिस विच आर पार्ट ऑफ एन ensemble। ensemble का मतलब होता है कि मोर देन वन क्लासिफायर, ठीक है जी। ensemble का मतलब क्या होता है, मोर देन वन क्लासिफायर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और हर ट्री जो है ना वो एक प्रेडिक्शन देता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके पे हम फिर मेजॉरिटी वोटिंग करते हैं या फिर उसका एवरेज लेते हैं रिग्रेशन के केस में। सॉरी अबाउट दैट। ओके, हाँ, तो डिसीजन ट्रीज में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि if I have one data set, I have to break that up into different data sets। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। And on every data set I form a tree। तो उसका जो मेन assumption है जिसकी वजह से random forest is very famous is कि this data set and this one are not related to each other in any way। They operate as completely independent entities। इनका आपस में कोई correlation नहीं होता है। And that is why they are able to perform well, ठीक है। और ये एक अकल की बात भी है कि जब बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है और आप 15 लोगों को बुला के, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनका आपस में कोई बातचीत नहीं है, आप उन 15 लोगों को अलग अलग बिठा के उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हो, आपको 15 जवाब मिलते हैं जो कि आपस में अनकोरिलेटेड हैं। तो वो जो 15 जवाब होंगे वो 15 के 15 आपके लिए यूजफुल होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हों तो एक दूसरे के डिसीजन को बायस करेंगे और फिर आपको इतना कुछ फायदा नहीं होगा 15 लोग हायर करने का, जितना कि आपको सारे के सारे अनकोरिलेटेड लोगों को हायर करने का फायदा होगा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस सॉर्ट ऑफ मॉडल आउट परफॉर्म्स एनी ऑफ द इंडिविजुअल मॉडल्स। कि जब मुतअद्दिद अनकोरिलेटेड चीजें एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो दैट रिजल्ट इज typically better than just a single algorithm doing that। So therefore आजकल हम decision trees को इनफरादी इस्तेमाल नहीं करते unless कि हमारी मजबूरी हो कि हमें मॉडल को देखना हो। I want to see the model, क्योंकि random forest का प्रॉब्लम ये है कि I typically generate hundreds of different trees and I cannot visualize hundreds of different trees। तो जब मैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर इस्तेमाल करूंगा तो मैं मॉडल को समझ सकता हूं कि मेरे मॉडल में क्या हो रहा है। अगर मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो शायद मैं पर्सनली थोड़ा सा एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज भी कर जाऊं, लेकिन मैं स्टैटिस्टिकली मॉडल को समझ जाऊंगा कि मेरे डेटा में हो क्या रहा है।
तो ये भी याद रखिएगा कि डिसीजन ट्रीज को डेटा रैंगलिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आजकल हम डेटा माइनिंग कहते हैं, ईडीए जिसको कहते हैं। तो डेटा रैंगलिंग के अंदर जो ईडीए वाला पार्ट है, जिसमें हम क्लस्टर एनालिसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं और डिसीजन ट्रीज भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपने डेटा को स्टैटिस्टिकली समझ सकें। या आप अपने प्रोजेक्ट में भी इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर तो ठीक है, मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं, लेकिन डेटा को समझने के लिए भी वो अच्छा टूल है। तो टुडे आजकल हम ज्यादातर हम या तो रैंडम फॉरेस्ट पे जाते हैं या हम ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स पे जाते हैं। ये दोनों मॉडल ट्री बेस्ड मॉडल्स हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजडम ऑफ क्राउड्स। विजडम ऑफ क्राउड्स पे हम चल रहे हैं, एंड दैट्स यू नो they have to be, wisdom of crowds में ये होता है कि they have to be uncorrelated. That's the main thing that you have to keep in mind. They have to be uncorrelated, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सर लाइक a childish example, you know, predict 1, predict 0, ये आपके पास different 9 data sets हैं और हर एक ने अपना अपना ये बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो 6 दफा आ गया और 0 3 दफा आ गया, लिहाजा मेरी प्रिडिक्शन 1। ऐसा वेरी बेसिक एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि दे हैव टू बी अनकोरिलेटेड, just as how investments with low correlations come together to form a portfolio that is greater than the sum of its parts, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इट कंटेन्स ऑफ टिपिकली अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, तो उसके थ्रू रिस्क एनालिसिस करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। दे आर मोर एक्यूरेट देन द इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस। इसकी वजह यह है कि द ट्रीज प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम देयर इंडिविजुअल एरर्स, ठीक है। तो जब आपने अपने डेटा सेट को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, तो बेसिकली आप कर ये रहे हैं कि आप एक ही प्रॉब्लम को 100 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डेटा सेट तो वही है, अब आपने उस डेटा सेट को सैम्पलिंग करके 100 डिफरेंट डेटा सेट्स जनरेट कर दिए, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो अब आप एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, अब आपने एक प्रॉब्लम को 100 प्रॉब्लम्स में तकसीम कर दिया। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक अकल की बात है कि जब आपने इतना ड्रिल डाउन करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपका इंडिविजुअल एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाएगा और उसको मिसक्लासिफिकेशन से बचाना भी आसान हो जाएगा। तो इसको करने से रैंडम फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली avoids overfitting and automatically it gives you the bias variance trade-off. तो मतलब रैंडम फॉरेस्ट के साथ क्रॉस वैलिडेशन मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट बाय इटसेल्फ खुद अच्छी खासी ओवरफिटिंग अवॉइड कर देता है। अगर मजीद अवॉइड होती है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मुझे तो नहीं पता कि इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल है या नहीं है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट का जो ये वाला मेथड है उसके थ्रू ओवरफिटिंग आपकी अवॉइड हो जाती है, क्योंकि सारे ट्रीज एक दूसरे के एरर्स के लिए जो है ना वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के एरर से। अगर एक जगह पे एरर आया है तो वही डेटा दूसरी जगह पे आपको पॉजिटिव भी दे देता है। अगर पहले ट्री में कोई एरर आया किसी डेटा पॉइंट के साथ, वही डेटा पॉइंट आपको दूसरी जगह पे पॉजिटिव भी दे देता है। तो सारे ट्रीज एक दूसरे के एरर्स को कवर करके आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे देते हैं। ये काम आप डिसीजन ट्री में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन ट्री जनरल मॉडल है, वो ड्रिल डाउन मॉडल नहीं है। तो ड्रिल डाउन मॉडल चूंकि वो नहीं है तो वो इनफरादी तौर के ऊपर एक एक डेटा पॉइंट के ऊपर वर्क नहीं कर सकता, लिहाजा वो आपको जनरलाइज्ड रिजल्ट देता है जिसमें मिस क्लासिफिकेशन अच्छी खासी आती है। डिसीजन ट्री की मिस क्लासिफिकेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी उसकी आमतौर पर कम ही आती है। इट इज़ हार्डली द केस कि डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी आपको 90% में मिल जाए, हार्डली द केस। 85 भी आपको बड़ी मुश्किलों से मिलेगी, 80 भी बड़ी मुश्किलों से मिलेगी, क्योंकि इट इज़ नॉट मेंट। तभी तो फिर ये बैगिंग और बूस्टिंग टर्म्स इन्वेंट की गई थी, क्योंकि लोगों को पता था कि डिसीजन ट्री इज़ अ वेरी गुड क्लासिफायर, लेकिन इसकी इस लिमिटेशन की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो लिहाजा इसको अनसॉल्व्ड मॉडल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। While some of the trees may be wrong, many other trees will be right.
So a group of trees are able to move in the correct direction. समझ में आ गई बात की? अगर डिसीजन ट्री में एक जगह एरर आ जाए तो वो अना का मसला बन जाता है। रैंडम फॉरेस्ट में किसी भी ट्री में एरर आ जाए तो वो अना का मसला नहीं बनता, क्योंकि बाकी बहुत सारे ट्रीज आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। इसी तरह वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को केटर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? जी हाँ, शाबाश। प्रीरेक्विजिट्स क्या है? वी हैव टू इंश्योर कि रैंडम गेसिंग ना हो। ये हमारे प्रीरेक्विजिट्स हैं कि मतलब जब मैं डेटा सेट को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये ना हो कि बस मैं अंधाधुंध फायरिंग कर रहा हूँ आंख बंद करके, किसी पागल की तरह पिस्टल उठाई, जो कि आजकल अमेरिका में हो रहा है, और जाके शॉपिंग सेंटर में जाके अंधाधुंध सबको मारना शुरू कर दिया। तो ये वाला मामला ना हो, जरा सोच समझ के डेटा सेट्स बनाए जाएं। अब मेरा अगला पॉइंट ये आता है, रैंडम गेस नहीं करो कि आंख बंद करके उठा लिया, ठीक है? और ये भी मुझे इंश्योर करना है कि उनका आपस में कोरिलेशन कम हो। तो दो मसले खड़े हो गए, डेटा सेट सिलेक्ट कैसे करना है और उसको किस तरह सिलेक्ट करूं कि आपस में वो अनकोरिलेटेड प्रेडिक्शंस दें। ठीक है, तो भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ ये उन्होंने एक एग्जांपल दी थी, तो चलो बच्चों वाली एग्जांपल है। लेट्स से कि आप एक नंबर को जनरेट करते हैं यूजिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ कि अगर नंबर जो है 40 से ज़्यादा आया तो आप जीत जाएंगे, तो मेरा 60% चांस है जीतने का। और अगर नंबर 40 या उससे कम आया तो मैं जीत जाऊंगा, तो मेरा 40% चांस है। तो अब हमने गेम खेलनी कैसे है? मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ कि या तो तुम 100 दफ़ा खेलो और हर बार जीतने पे तुम्हें $1 मिलेगा, या तुम 10 दफ़ा खेलो, हर बार जीतने में तुम्हें $10 मिलेंगे, या तो एक दफ़ा खेलो और हर बार जीतने में तुम्हें $100 मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैंने कौन सी गेम खेलनी है भाई जी? कौन सी गेम खेल लेंगे इसमें आप लोग? सर ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो रिस्क लवर है तो गेम 3 खेलेगा, रिस्क न्यूट्रल है तो गेम 2 खेलेगा, और अगर रिस्क के वर्टर है तो गेम 1 खेलेगा। नहीं वो तो सही है, लेकिन अकल का तकाजा क्या है? कौन सी गेम खेलेंगे आप कौन सी गेम खेलेंगे? सर मैं तो गेम 1 खेलूंगा। हाँ, ये किसने कहा? सर मैंने हाँ, डॉक्टर वलीउल्लाह समझ गए बात को। कौन बताएगा गेम 1 खेलना क्यों बेहतर है? सर ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। ज्यादा चांसेस ज्यादा है, चांसेस है पैसे बनाने के। तो यही तो बात है कि जब 60% चांस है। हाँ, यही बात है कि रैंडम फॉरेस्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब मैं अपने डेटा सेट को 100 टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा और हर टुकड़े से मुझे फायदा पहुंचने का चांस ज्यादा है, तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट गेम। तो दिस इज द रीजन कि मैं अपने डेटा सेट को 100 डेटा सेट्स में डिवाइड कर देता हूँ, हर एक पे अलग ट्री करता हूँ, क्योंकि उससे मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन लाने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप इन तीनों गेम्स की मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन करें, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का आपको पता है कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन बेसिकली जहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके आउटपुट्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की जाती है। ठीक है, अगर आप इन तीनों की मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन अच्छा करें तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। तो गेम 1 के अंदर जो है ना, वो वन टाइम जो आप खेल रहे थे उसमें या तो 100 मिलेंगे या -100 मिल जाएंगे आपको। या तो $100 देना पड़ेगा या $100 आएगा। दूसरी गेम के अंदर या तो आपको $60 देने पड़ेंगे या 40 आ जाएंगे, इस तरह है। और तीसरी के अंदर $1 के ऊपर है, लेकिन देयर इज मोर चांस, क्योंकि आप ज्यादा दफा खेल रहे हो। ये ब्लू वाला एरिया जो है विच इज अ नॉर्मल कर्व, आप ज्यादा दफा खेल रहे हो और ज्यादा दफा खेलने से आपका जीतने का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये रेड वाली मिसाल जो है ये एक सिंगल डिसीजन ट्री क्लासिफायर की है और ब्लू वाली मिसाल रैंडम फॉरेस्ट की है। आप देखें तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है कि अगर मैं गेम 1 खेलता हूं तो मैं एक दफा खेल रहा हूं, ठीक है, तो या तो मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो मुझे $20 इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू।
गेम 2 में मैं 10 दफा खेल रहा हूँ तो मैं इसी मॉडल को 10 दफा से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं आई स्टिल गेट 20। और एक्सपेक्टेड वैल्यू में अगर 100 वाली एक दफा जो गेम खेल रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लेइंग इट वंस, तो या तो मुझे 0.6 इंटू 100 मिल जाएगा या 0.4 इंटू -100 मिलेगा, वो भी मेरा 20 आ रहा है। तो गेम 1 में मैं 100 दफा खेल रहा हूँ लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू वही है, यानी एवरेज वैल्यू जो है, जो जितना मुझे एवरेज नफा होगा वो सेम है तीनों गेम्स में, लेकिन मैं फिर भी इसकी तरफ जाऊंगा गेम 1 की तरफ, क्योंकि आई स्टैंड मोर चांस ऑफ विनिंग द गेम। ठीक है, इट्स ऑफर्स अप द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग सम मनी। तो ये वही चीज है इसमें अंदर। तो ये है, इफ यू प्ले 100 टाइम्स देन यू हैव 93% चांस, 97% चांस ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ 100 टाइम्स दैट यू प्ले। 10 टाइम्स में आपका जो 63% चांस है, यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन ये रिजल्ट आया है। और एक टाइम में जो आपका चांस है वो इज लाइक अराउंड 60%, क्योंकि वो तो 60% है ही ना, तो क्योंकि दैट्स द नंबर गेम, तो 60% मैंने उससे निकाल लिया। तो देयरफॉर आई विल गो फॉर गेम 1। सो दिस ओनली वर्क्स बिकॉज ये जो गेम 1 में मैं इसलिए ज़्यादा जीत रहा हूँ क्योंकि एवरी प्ले इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्लेस। तो यही कॉन्सेप्ट मेरा रैंडम फॉरेस्ट में आता है कि ईच ट्री इज लाइक इज वन गेम, तो वो गेम्स एक दूसरे से अनकोरिलेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट ट्रीज लेता हूँ वो सारे आपस में अनकोरिलेटेड हैं, तो आई स्टैंड मोर चांस ऑफ गेनिंग मनी और गेटिंग द राइट प्रेडिक्शन इन दिस केस as compared to just a single decision tree classifier or maybe even 10 of them. So I mean I don't run random forest with 10 trees, कम से कम मैं 100-150 ट्रीज से स्टार्ट करता हूँ। बाज लोग तो 500 ट्रीज पर भी चले जाते हैं अगर डेटा आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सही है, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर के डेटा सेट्स की आपस में ज्यादा कोरिलेशन ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि डेटा सेट तो सेम है, लेकिन ज्यादा ना हो, उसके लिए मैं बैगिंग यूज करता हूँ। बैगिंग का मतलब होता है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। तो ये किस वजह से मैं करता हूँ, क्योंकि डिसीजन ट्रीज आर वेरी सेंसिटिव टू द डेटा। डेटा में थोड़ा सा चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ये होगी ना बात। अब अगर ये डेटा सेट है और मैंने उसके ये 3 डिफरेंट डेटा सेट बनाए हैं, तो मेरा तो काम आसान हो गया, क्योंकि डिसीजन ट्री के बारे में ये बात आ रही है कि मैंने अगर थोड़ा सा भी इन दोनों का डेटा चेंज हुआ, इसके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। और अगर मैंने इसको सैंपल किया इस डेटा सेट को, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। इसी तरह ये तीसरा इन दोनों से डिफरेंट हो गया, इसके रिजल्ट्स इन दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो द वे आई सैंपल, बैगिंग जिस तरीके से डेटा सेट को जनरेट करता है, वो ऑटोमेटिकली मुझे इंश्योर कर देता है कि जो डेटा सेट्स है वो आपस में कोरिलेटेड ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आई सैंपल फ्रॉम द एक्चुअल डेटा सेट विद रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 रोज हैं ओरिजिनल डेटा सेट में 1 2 3 4 5, मैंने पहला डेटा सेट बनाना है, मैं बना सकता हूँ 1 1 3 3 5, क्योंकि रखने तो मैंने 5 ही है ना। मैं डेटा सेट के साइज को कम नहीं करता, जितने भी मैं डिफरेंट डेटा सेट्स बना रहा हूँ उसमें साइज को मैं कम नहीं करता। आई हैव टू टेक 5 पॉइंट्स। अगर ओरिजिनल डेटा सेट में 5 पॉइंट्स थे, 5 रोज थी, तो मुझे इसमें भी 5 रखनी है। लेकिन दिस इज हाउ आई डू इट, आई सैंपल विद रिप्लेसमेंट। दूसरी केस में मैं कह सकता हूँ 2 2 3 4 4, ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ लेकिन मैं विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरे डेटा सेट के लिए मैं कह सकता हूँ 1 2 3 5 5। समझ में आगे बात की? So I sample from the data set, but I can repeat क्योंकि I am replacing। तो एक दफा जब मैंने 3 निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि रो 3 मैं दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आई एम रिपीटिंग द डेटा बेसिकली। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं भाई बैगिंग, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन कहते हैं इसको, एंड दैट इज इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड बैगिंग। So if we have a sample of size n, we are still feeding each tree a size n। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा एग्जांपल दे दी है। अगर हमारा ट्रेनिंग डेटा ये था 1 2 3 4 5 6, एक ट्री में हमारे पास होता है 1 2 2 3 6 6।
तो 6 रोज अभी भी हैं, पहले भी 6 रोज थी, लेकिन 2 और 6 को मैंने रिपीट किया विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस को हम कहते हैं बैगिंग। दूसरा काम जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि आई एंश्योर फीचर रैंडमनेस। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करके बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास 4 फीचर्स हैं, x1 x2 x3 x4 एंड ऑब्वियसली एक लेबल भी है ना y। ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है और लेट्स सी मेरे पास 4 रोज हैं, 1 2 3 4, सही है। सो मैं अपना पहला डेटा सेट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी 1 1 2 3, सॉरी यार ये जरा गलत हो गया। 1 1 2 3। दूसरा डेटा सेट 1 यार 1 2 3 3। तीसरा डेटा सेट 2 3 4 4। अब इधर आ जाए 1 3 4 4 एंड देन 2 2 4 4। लेट्स सी कि ये मेरे 5 डेटा सेट्स बना लिए, ठीक है। ये रो नंबर्स हैं ऑब्वियसली, तो साइज मेरा हो ही रहा है। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, बैगिंग, एंड दिस इंश्योर्स के डेटा आपस में अनकोरिलेटेड होगा, क्योंकि डिसीजन ट्री आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज ऑफ डेटा। तो देयरफॉर जब मैं रोज को मैं डिफरेंट डेटा सेट्स में मेरी रोज डिफरेंट होती हैं, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो रही हो, तो इट इज एंश्योर्ड कि डिसीजन ट्री की आउटपुट जो है वो सेपरेट होगी, ठीक है। तो ये तो बैगिंग हो गई। अब दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि अब यहाँ जो मेरे पास फीचर्स हैं वो चारों मौजूद हैं। आई हैव x1 to x4 एंड along with y obviously। तो मैं इन चारों फीचर्स के ऊपर इन रोज के मैं डिसीजन ट्री लर्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडम फीचर सिलेक्शन करता हूँ। So in a normal decision tree, when it is time to split a node, we consider every possible feature, ठीक है। In contrast, random forest के अंदर I can pick only from a random subset of features। अब मैं मजीद क्या कहानी डालता हूँ कि बिफोर मैं इसका ट्री जनरेट करूँ, x1 to x4 के अंदर मैं रैंडम सैम्पलिंग कर लेता हूँ। भाई मैं कहता हूँ भाई इसमें से 2 निकाल के ला दो मुझे। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, 2 आपको कौन से चाहिए जी, मैं चलो जी ठीक है, मैं x1 ले लेता हूँ, x2 ले लेता हूँ, और मैं y, तो जाहिर सी बात है y तो मुझे लेना ही ना, y के बगैर तो मैं ट्री लर्न कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करूँ जी, आप यहाँ पर भाई ले लें आप x1 x3 और y ले लें। यहाँ पर आप ले लें x1 x4 और y ले लें। यहाँ पर आप x2 x3 और y ले लें, और यहाँ पर आप x3 x4 और y ले लें। अब ये रैंडम सबसेट का साइज क्या होगा, क्या 2 फीचर लेने हैं 3 लेने हैं, ये फिर रैंडम फॉरेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि n-1 फीचर लेने हैं, n-3 लेने हैं, n-4 लेने हैं। वो उसकी मैथ्स हो सकता है किसी ने इस पे काम किया हो, वो मुझे अभी फिलहाल उस मैथ्स पे इतना अबूर नहीं है, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा सके। बट द पॉइंट इज के बाय एंश्योरिंग दिस फीचर रैंडमनेस, I induce more variation among the trees and ultimately results in lower correlation। तो दोनों चीजें, बैगिंग एंड द फीचर रैंडमनेस, ensures के मेरे सारे जो डेटा सेट्स हैं वो सारे के सारे आपस में कम से कम कोरिलेटेड हों, क्योंकि अब तो यहाँ मैं फीचर्स भी चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ तो मैं फीचर्स भी चेंज कर रहा हूँ, तो देयरफॉर इनका आपस में कोरिलेशन कम से कम होता चला जाएगा, और मेरे लिए रैंडम फॉरेस्ट को सही रखना आसान हो जाएगा। इट विल बी मोर डाइवर्स, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गए। बैगिंग का कॉन्सेप्ट और फीचर रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर मैं हर डेटा सेट के ऊपर डिसीजन ट्री रन करके उसकी मेजॉरिटी वोटिंग या एवरेज लेके मैं अपनी प्रेडिक्शन को जनरेट कर लेता हूँ। सही है भाई।
तो यहाँ पर आप देखें कि नाम में मेरे पास चारों फीचर्स हैं, यहाँ पर मैं 2-2 फीचर्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, मुझे इसका पता नहीं है कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्या करती है। But so in our random forest, we end up with trees that are not only trained on different sets of data, thanks to bagging, but also use different features to make decisions. ठीक है? And that is the end of that. So now we are on to the final slide, which is called boosting. भाई अभी तक कोई सवाल तो नहीं है? सर ये आसान था। अब भाई ये बूस्टिंग जो है ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मशीन लर्निंग या डेटा साइंस अप्रोचेस being used by machine learning practitioners in these days. And उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये भी एक आपका ensemble method है as the random forest. Random forest के अंदर भी I am learning different classifiers in an ensemble, and boosting में भी यही कर रहा हूँ। सिर्फ फर्क ये है कि random forest में और रैंडम फॉरेस्ट में जो हम बैगिंग अप्रोच यूज करते हैं उसमें हम पैरेलल के अंदर सारा काम कर रहे होते हैं, और बूस्टिंग के अंदर हम सीक्वेंशियल काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पर यू गॉट दिस डेटा, ओरिजिनल डेटा। आपने जब उस पे क्लासिफायर को लगाया तो उसने ये वाले पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाई किए और ये वाले पॉइंट्स उसने गलत क्लासिफाई कर दिए, जस्ट एज एन एग्जांपल, राइट। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं क्या करूंगा कि इन पॉइंट्स का जो वेट है, हर पॉइंट को मैं एक वेट असाइन करूंगा और मैं उसको डिक्रीज कर दूंगा, और यहाँ पर हर पॉइंट को मैं एक वेट असाइन करूंगा और मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट ऑफ द डेटा पॉइंट्स। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। इंक्रीज और डिक्रीजिंग वेट से किस बेसिस पे करेंगे आप? भाई इस बेसिस पे करेंगे कि जब मैंने ओरिजिनल डेटा पे कोई क्लासिफायर लर्न किया, ठीक है, तो उसको मैंने टेस्ट किया या मैंने ट्रेनिंग डेटा पे टेस्टिंग की, जो भी है क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू, तो कुछ पॉइंट्स सही क्लासिफाई हो गए और बहुत सारे पॉइंट्स गलत क्लासिफाई हो गए। शुरू में तो यही होता है ना भाई। जी सर। तो अगली आइट्रेशन में बूस्टिंग की, जो पॉइंट्स मेरे सही क्लासिफाई हुए थे उनको मैंने एक नंबर असाइन कर दिया, जो कि इट वाज अ स्मॉल नंबर, दैट्स द वेट ऑफ ईच नंबर। तो आप इसको इस तरह समझें कि अगर मेरे पास ये रोज हैं तो एंड में मेरे पास ऑब्वियसली लेबल भी है, तो मैं यहाँ पर हर रो को मैं एक नंबर असाइन कर देता हूँ W। तो पहली आइट्रेशन में जो पॉइंट सही क्लासिफाई हुए हैं, जिनको एल्गोरिथम ने सीख लिया है, उनका वेट मैं डिक्रीज कर देता हूँ, उनको कम वेट असाइन करता हूँ, और जो बहुत सारे पॉइंट्स गलत क्लासिफाई हुए उनका वेट मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आई कॉल देम द वीक लर्नर, क्योंकि ये जो पहला आइट्रेशन था दैट इज कॉल्ड अ वीक लर्नर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो गलत क्लासिफाई कर रहा है। इट्स कॉल्ड अ वीक लर्नर, ठीक है। और अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने वीक लर्नर्स को स्ट्रॉन्ग लर्नर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बूस्टिंग का जो आइडिया है वो यही है कि हर आइट्रेशन के अंदर मैं पिछली आइट्रेशन में जो पॉइंट्स गलत क्लासिफाई हुए थे, मैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता हूँ ताकि अगली आइट्रेशन में उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा जाए। इसकी मिसाल ये है कि जैसे आपने टीचर से कोई कोर्स पढ़ा, आपको SVM समझ में नहीं आया, आपको बूलियन इंस्टेंसेस एट ईच आइट्रेशन ऑफ द एल्गोरिथम, तो ऑल ऑफ दिस इज सीक्वेंशियल, तो दिस इज टाइम इक्वल्स टू 1, सो दिस कैन बी टाइम इक्वल्स टू 2। तो इस सीक्वेंशियली सिलसिला चल रहा है, नॉट इन पैरेलल, क्योंकि बैगिंग में तो हम पैरेलल में सारे ट्रीज लर्न करते हैं ना, रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग के अंदर। बूस्टिंग के अंदर हम सीक्वेंशियली चलते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा,
फिर ये ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ये इस तरह करते करते एंड में क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस क्या होगा कि ये भी सारे सही क्लासिफाई होंगे और ये भी सारे सही क्लासिफाई होंगे, वेटेड डेटा चलता जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर है, विच इज बेसिकली अ समेशन ऑफ द वीक क्लासिफायर्स विच आर वेटेड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो इसकी अब तफसील देखते हैं। ये तो खैर एक मैंने डायग्राम बस बताई है, इसकी तफसील अभी हम देखते हैं। जनरल आइडिया तो क्लियर है ना सबको भाई? यस सर। तो इसको अब बूस्टिंग इसलिए कहते हैं। बूस्ट करने का क्या मतलब होता है? बूस्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज चल नहीं रही तो आप उसको धक्का देते हैं, जैसे गाड़ी को धक्का दिलाते हैं ना। और जो मोटरसाइकिल्स में आजकल बूस्टर लगे होते हैं, और गाड़ियों में भी कुछ लोग बूस्टर लगवा लेते हैं। वो क्या होता है कि भाई गाड़ी तेज चलती है तो और तेज चलना शुरू हो जाती है, उसको बूस्ट मिल जाता है। आप एनर्जी डाउन हो रही है, ठीक है, आप जाकर जो है ना वो रमजान गैर रमजान में रेड बुल पी लेते हैं। अब पता नहीं रेड बुल पीने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक है, वो आपको बूस्ट कर देता है। या आप दूध पी लेते हैं तो आपको बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, सो मेन इसका जो स्टेटमेंट है बड़े मजे की है। मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग, नॉट फॉर रिपीटिंग। तो यहाँ पर हम यही काम कर रहे थे कि वी वर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स बाय यूजिंग वेट्स। ठीक है, तो मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग, नॉट फॉर रिपीटिंग। We can train our model to learn from the errors predicted and improvise the model's predictions and overall performance. ठीक है, this is the most basic intuition of the boosting algorithm. तो जो errors आए हैं, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर जो errors आए थे, उन errors को हमने यूज किया अगले टाइम स्टैम्प के ऊपर परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। दैट इज द बेसिक इंट्यूशन बिहाइंड बूस्टिंग। ठीक है, तो बूस्टिंग के अंदर वी रेफर टू अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स व्हिच कन्वर्ट्स वीक लर्नर्स टू स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। इट्स एन अनसॉल्व्ड मेथड के आई लर्न मल्टीपल ट्रीज, जैसा कि रैंडम फॉरेस्ट में आई लर्न मल्टीपल ट्रीज, इसी तरह बूस्टिंग में आई लर्न मल्टीपल ट्रीज। तो फर्क सिर्फ ये है कि रैंडम फॉरेस्ट में मैं पैरेलल में लर्न करता हूँ, यहाँ पर सीक्वेंशियल लर्न करता हूँ। ठीक है, the idea of boosting is to train the weak learner sequentially, each trying to correct its predecessor. तो इसकी मिसाल वही होगी जो मैंने आपको बताई है कि कौन ज़हन स्टूडेंट है मेरे जैसा, उसने एक लेक्चर पढ़ा, उसको आधी चीज़ें समझ में आई, आधी चीज़ें समझ में नहीं आई। जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आई वो उसने अगली बार में दोबारा किसी वीडियो में देखी, उसको कुछ और समझ में आ गया। ठीक है, अभी भी जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आई, फिर उसने अगली वीडियो में वही चीज़ें जो समझ में नहीं आई उसको उसने दोबारा किसी तीसरी वीडियो में देखा, अब उसको वो भी समझ में आ गए। इस तरह करते करते इन द एंड ही बिकम्स और शी बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग लर्नर। ये हम आम लोग स्टूडेंट करते नहीं है। स्टूडेंट तो टीचर के लेक्चर भी सुन लिया बस वो काफ़ी हो जाता है, उसी के हिसाब से नंबर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि हम एक मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहरहाल ये आपकी फर्स्ट आइटरेशन है। ये बैगिंग के अंदर आप देखें पैरेलल में चल रहा है, और ये बूस्टिंग सीक्वेंशियल में पहले ये होगा, फिर ये डेटा सेट में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस तरह ये बूस्ट हो रहा है। और ये डेटा सेट किस तरह आता है? ये डेटा सेट इस मॉडल की परफॉर्मेंस पे निकाला जाता है। इसमें जो एरर्स थे उन एरर्स की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे नया डेटा सेट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी वेट्स की, कि जो नहीं सीखा उसका वेट बढ़ा दो, जो सीख लिया उसका वेट कम कर दो, अब दोबारा से सीखो तो नया ट्री आ जाएगा। सही है, तो वन ऑफ द वेज टू डू बूस्टिंग इज दैट, एंड दैट इज कॉल्ड अडैप्टिव बूस्टिंग। जो ये एडाबूस्ट तो पता है ना, एडाबूस्ट तो इस्तेमाल किया ना आपने उसमें अपने टेम्पलेट्स में? यस सर। हाँ, तो एडाबूस्ट ये काम करता है जो मैंने आपको बताया अभी, कि एडाबूस्ट ये करता है कि इट ओनली लर्न्स एट एवरी आइटरेशन a tree with one attribute which is called a decision stump. तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यूज है, और यहाँ पे आपका क्लास वेरिएबल्स है।
nodes बस, just one root node, that's it, that is called a decision stump. तो AdaBoost हर आइट्रेशन पे एक डिसीजन स्टम्प लर्न करता है, ठीक है। जब सबसे पहली आइट्रेशन होगी तो AdaBoost देखेगा कि भाई सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन किस वेरिएबल का है, चलो भाई डाल दो, और यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है मिस क्लासिफिकेशन अच्छी खासी मिलेगी, तो पूरा ट्री तो है नहीं, अच्छी खासी मिस क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन पहली आइट्रेशन में सारे डेटा पॉइंट्स का वेट क्या है भाई, इक्वल है, जैसे 1 1 1 1 1 सबको आपने 1 डाल दिया। अब यहाँ पर भी एरर आया, यहाँ पर भी एरर आया, तो जिन ऑब्जर्वेशंस का एरर आया है अगली आइट्रेशन में उन डेटा पॉइंट्स का वेट आप बढ़ा देंगे, तो आप अपने डेटा सेट में जाके वेट्स को मॉडिफाई करेंगे। ये वेट आपको असाइन नहीं करने होते, AdaBoost खुद करेगा। तो उसने शुरू में सबको 1 1 दे दिया, अगली आइट्रेशन के अंदर जिन पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन सही था उनका वेट उसने 0.001 कर दिया कि भाई तुम्हें दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। जिनकी क्लासिफिकेशन खराब आ रही थी इस स्टम्प के मुताबिक, उनका वेट उसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जैसे 1 कर दिया या 0.9 कर दिया। अब जब अगली आइट्रेशन में जब दूसरा स्टम्प बनाया जाएगा नए डेटा सेट के ऊपर, तो ये पहला डेटा सेट था उससे ये ट्री जनरेट हुआ, फिर मैंने दूसरा डेटा सेट बनाया उससे ये नया स्टम्प जनरेट हुआ, ये सेकंड आइट्रेशन आ गई। अब इसके अंदर मामला थोड़ा सा बेहतर होगा पहले के मुकाबले में, ठीक है, लेकिन एरर फिर भी आ रहे होंगे। अब इससे फिर आप मजीद तीसरा डेटा सेट जनरेट करेंगे, उसमें भी वेट्स एडजस्ट करके अब तीसरी स्टम्प आ जाएगी, एंड ब्ला 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 चलता रहेगा जब तक कि आपका वो मामला बिल्कुल तय नहीं हो सकता और हो जाता। तो AdaBoost is used for both classification and regression। तो AdaBoost works on the concept of weights, it works on the concept of weights, ठीक है। तो weights आपके एडजस्ट किए जाते हैं। ये एक बेसिकली एग्जांपल है जो आपको नेट पे भी बहुत सारी मिल जाएंगी। ये आपका पहला स्टम्प है सॉरी, उस केस में आप देख रहे हैं मिस क्लासिफिकेशन, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि सही क्लासिफाई हुए ब्लू एरिया में, बाकी इस रीजन में अंदर कितनी मिस क्लासिफिकेशन है। अगली बार जब आपने इन पॉइंट्स का वेट कम कर दिया और इन सारे पॉइंट्स का वेट बढ़ा दिया, अब अगली क्लासिफिकेशन स्टम्प की ये आई, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अब मामला तकरीबन वही लग रहा है कि 2 पॉइंट सही क्लासिफाई हुए हैं, बाकी सारी गड़बड़ हो रही है। अब आपने क्या किया, आपने इनका वेट बढ़ा दिया, इनका वेट कम कर दिया। अब अगली बार जो स्टम्प आया उसने ये वाली चीज सीखी। अब आपके 3 पॉइंट सही क्लासिफाई हुए हैं, एक आपका मिस क्लासिफाई हो गया है, और बाकी यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना इसमें भी थोड़ी मिस क्लासिफिकेशन आ रही है, ठीक है। अगली बार जो स्टम्प आया उसमें उसने बिल्कुल सही तरीके से सब चीजें अलग अलग करके क्लासिफाई करके दे दी। अब हो ये रहा है कि ये डेटा सेट था, ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को देख के आपने नया डेटा सेट जनरेट किया, उससे ये आया, इसको देख के रिजल्ट को देख के आपने ये नया डेटा सेट जनरेट किया, उससे ये आया। एट एवरी पॉइंट यू आर जनरेटिंग अ न्यू डेटा सेट एंड हेंस अ न्यू मॉडल, ठीक है। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेडिक्शंस आपकी स्टम्प के थ्रू बेहतर होती चली जाती हैं। आजकल जो हम AdaBoost से ज्यादा बेहतर चीज जो है ना वो ग्रेडियंट बूस्टिंग है, क्योंकि ग्रेडियंट का आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो कि ग्रेडियंट्स का जो हमने न्यूरल नेटवर्क्स में जो पढ़ा था कि जिस तरीके से स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आपको ग्लोबल मिनिमम की तरफ जाने देता है, दैट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अप्रोच। तो यहाँ पर भी हम बूस्टिंग में भी ग्रेडियंट को शामिल कर लेते हैं। तो अब इसमें होता कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैंने आइट्रेशन 1 की मेरी, तो मेरे पास डेटा सेट 1 था, ठीक है। मेरे पास पहला डिसीजन ट्री का मॉडल आया और उसके कुछ एरर्स आ गए मेरे पास। एरर्स तो आएंगे, जाहिर सी बात है, एरर्स तो आना ही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन एरर्स को मॉडल कर लेता हूँ। आप इस तरह कह रहे हैं कि आई मॉडल द एरर्स, या आप इस तरह कह रहे हैं कि आई लर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स। तो मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूँ, एट ईच आइट्रेशन I have errors, लाजमी। I learn the distribution of errors.
या आप इसको इस तरह कह लें कि आई लर्न अ मॉडल टू प्रिडिक्ट द एरर्स। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो उसमें था आपका, जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में भी ये था ना, किस चीज में था कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं? कि जिसमें हम एरर्स को इस्तेमाल कर रहे थे प्रेडिक्शंस को बेहतर, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प की प्रेडिक्शंस को बेहतर बनाने के लिए। आई थिंक ये मूविंग एवरेज में था। मूविंग Yes, sir. हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कि अगली आइट्रेशन में, इन द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ बूस्टिंग, I include this error model with the previous iteration model and learn this new function। ये भी आपको समझ में आ जाती है। हाँ, ओ ठीक है। तो हर आइट्रेशन पे मेरे पास एरर्स आते हैं, मैं समहाउ एरर्स को मॉडल करता हूँ और वो मॉडल मैं पिछले आइट्रेशन के मॉडल में ऐड कर देता हूँ। दैट गिव्स मी अ न्यू मॉडल। तो वो नया मॉडल मैं, अब जो मैं सेकंड आइट्रेशन में जो मैं चीज लर्न करूंगा, मैं इस नए डेटा सेट के ऊपर लर्न करूंगा। सही है। तो आई बेसिकली क्रिएट अ न्यू डेटा सेट based on the errors of the previous iteration, and then I learn the iteration in the second model based on this modified data set। ये उसका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसकी हम मजीद तफसील देखते हैं। ठीक है। So gradient boosting works by sequentially adding predictors to an ensemble, each one correcting its predecessor। वही AdaBoost में भी यही है। ठीक है, कि हम बेसिकली जो हर टाइम स्टैम्प के ऊपर पिछले जो इंस्टेंसेस जो जिनकी प्रेडिक्शंस खराब थी उनका वेट बढ़ा रहे थे। ठीक है। ग्रेडियंट बूस्टिंग में फर्क क्या है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वेट्स फॉर द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एट एवरी आइट्रेशन, gradient boosting tries to fit the new predictor to the residual errors made by the previous predictor। इसमें प्रेडिक्टर का मतलब एल्गोरिथम है। ठीक है, कि जो मॉडल आपने पिछली में लर्न किया है, तो आप क्या करते हैं कि नया मॉडल उसके एरर्स के ऊपर आप फिट करते हैं। ठीक है, कि जो आपका नया मॉडल सेकेंड आइट्रेशन में आएगा, तो वो आप उसको फिट करते हैं बेस्ड ऑन द एरर्स विच आर मेड बाय द प्रीवियस प्रेडिक्टर। ठीक है। AdaBoost में हम सिंपली इंस्टेंसेस का वेट बढ़ा रहे थे, एक्चुअल एरर वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहे थे। ग्रेडियंट बूस्टिंग में हम एक्चुअल एरर वैल्यूज जो पिछली आइट्रेशन में आई थी वो हम निकालते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं अगली आइट्रेशन में मॉडल को लर्न करने के लिए। ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें फायदा ये हो जाता है कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं मुख्तलिफ किस्म के एरर फंक्शंस इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एरर्स के साथ खेलना है ना। तो अब मेरी मर्जी है मैं एरर फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, मैं RMSE यूज करूँ या दूसरा यूज करूँ या तीसरा यूज करूँ। AdaBoost में तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वेट्स को चेंज करना है। सही है। यहाँ पर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि I can select my own error function which I deem is good for me, और I can create my own cost function जो कि मैं gradient boosting method में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब इसकी मजीद थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो इस केस में what is happening is कि I have this ground truth। ठीक है। और इस ग्राउंड ट्रूथ में तो ऑब्वियसली इस तरह का मॉडल तो लर्न करना ये तो तकरीबन नामुमकिन है ना। ये तो मतलब इसको कहना है कि भाई इस तरह से ये हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता इतनी आराम से ना। ग्राउंड ट्रूथ ये है। अब हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर कोई आइट्रेट, तो जो मैं पहली लाइन इस पे फिट करूंगा इस डेटा के ऊपर, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेंज लाइन, उस लाइन का मैं एरर निकालूंगा और उस एरर की बेस के ऊपर आई एम गोइंग टू लर्न द फर्स्ट ट्री। रिमेंबर कि यहाँ पे डिसीजन स्टम्प नहीं है, यहाँ पे ट्री लर्न किया जा रहा है। ठीक है। तो मैं उस जो ओरिजिनल डेटा सेट था उस पे जो एरर आया
उस एरर की बुनियाद के ऊपर मैंने एक नया मॉडल लर्न किया जिसका आउटपुट ये है। फिर इसकी बुनियाद के ऊपर, इसके एरर्स के ऊपर जब मैंने एक नया मॉडल क्रिएट किया उसका आउटपुट ये है, फिर इस तीसरे का आउटपुट ये है। ठीक है, तो ग्राउंड ट्रूथ पे तो मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ ओनली 3 आइट्रेशंस जो ग्रेडियंट बूस्टिंग है वो तकरीबन पॉइंट्स के करीब करीब जाती जा रही है। पहले तो कितनी खराब थी, फिर उसके करीब हुई, अब उसने लाइन फिटिंग भी शुरू कर दी है। ठीक है, अब इसकी हम मजीद देखते हैं कि हाउ डज दैट हैपन। इट यूजेस द मॉडल ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट टू फाइंड द शॉर्टकमिंग्स इन द प्रीवियस लर्नर्स प्रेडिक्शंस। तो इसको आप क्या करते हैं कि फिट अ मॉडल टू द डेटा f1x इक्वल्स टू y। सबसे पहले आप ये काम करते हैं कि आपके पास y भी है, तो आपने उसके ऊपर एक मॉडल, एक डिसीजन ट्री आपने लर्न कर लिया उसके ऊपर, ये आपका डिसीजन ट्री आ गया। अब उस डिसीजन ट्री में आपके पास जो है ना वो एरर्स भी आए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने एक मॉडल लर्न किया जो कि एरर्स का मॉडल है। वो क्या है, h1x इक्वल्स टू y माइनस f1x। ये आपका वो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड है, और एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड की जो वैल्यूज आ रही हैं, तो आपने उसका बेसिकली एक एरर फंक्शन लर्न कर लिया। सही है, और इस एरर फंक्शन को आपने क्या किया, इस पुराने फंक्शन में अगली आइट्रेशन में ऐड कर दिया। जब आपने ऐड किया तो उसकी बेस के ऊपर आपके पास नया फंक्शन आ गया f2। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड डिसीजन ट्री एंड दिस इज योर फर्स्ट डिसीजन ट्री। तो अब हो क्या रहा है प्राइमरीली के व्हाट इज हैपनिंग इज के आप अपने पुराने मॉडल के एरर्स को, उस पुराने मॉडल, आपने एरर्स को मॉडल किया कि भाई, अब इस लॉजिक को समझना, आपके एरर्स को मॉडल आपने क्यों किया कि भाई तुम्हारी ये गलतियां हैं, तो मैं तुम्हें अपनी गलतियां एक मैथमेटिकल मॉडल के तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि भाई तुमने ये गलतियां की हैं, तो तुम पुरानी चीज भी पकड़ो जो तुमने सही सीखी है, और तुम ये गलतियां भी पकड़ो जो तुमने गलतियां सीखी हैं, और अब तुम इस नए सिनेरियो के ऊपर अब नया ट्री लर्न करो। सही है, तो बेसिकली जो नया डेटा सेट जनरेट होगा उसके अंदर प्राइमरीली आपकी एरर टर्म्स भी होंगी पिछले आइट्रेशन पे मॉडल की, और पुराना मॉडल की जो पॉजिटिव्स हैं वो भी होंगे, साथ में वो एरर की मॉडलिंग भी होगी, और अब उस नए डेटा सेट के ऊपर आपके पास एक नया डिसीजन ट्री लर्न किया जाएगा। सही है, तो द वे आई एम मेकिंग द वीक लर्नर एज द स्ट्रॉन्ग लर्नर इज कि आई एम बेसिकली propagating the error, I am modeling the error in fact, कि मैं एरर का एक मॉडल बना के उसको अगली आइट्रेशन में लेकर जा रहा हूँ कि भाई ये तुमने, जैसे एक बात होती है कि किसी के मुंह पे मारना कि भाई ये तुमने एरर किया है, ये तुमने एरर किया है, इसको सीखो, इसको सीखो, तो जबरदस्ती हम उसको अलग करके ऐड कर रहे हैं मॉडल में, ताकि एक नया डेटा सेट क्रिएट हो जाए जिसमें हमें ये अंदाजा हो कि भाई ये मेरे एरर्स किए थे, तो अब मैंने ये गलतियां दोबारा नहीं करनी। तो इन दिस केस अगर हम ये काम सीक्वेंशियली चलाते रहेंगे, our final model is able to account for a lot of the error from the original model and reduces this error over time। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सही है, जी, I was taking the partial derivative of the error with respect to each weight. Why? Because each weight is contributing to the error। और उस पार्शियल डेरिवेटिव को निकालने के लिए मुझे बेसिकली चेन रूल अप्लाई करके कुछ और डेरिवेटिव्स निकालने पड़ते थे। ठीक है, वो हमने आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया था कि भाई वो किस तरह काम चलता है, लेकिन उसका बेसिक आइडिया क्या था, वो ये था कि मैं जब पार्शियल डेरिवेटिव हर वेट का निकाल लेता हूँ तो मैं फोर्स करता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट के, वो ग्रेडियंट है, पार्शियल डेरिवेटिव इज द ग्रेडियंट। ठीक है, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैं फोर्स करता हूं कि मेरा अगला ग्रेडियंट जो है वो नीचे की तरफ जाए। मैं वेट को इस तरह अपडेट करता हूं कि मेरा जो अगला जो वेट अपडेट हो वो नीचे की तरफ ही हमेशा चला जाए, नीचे 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 नीचे। और साथ में मैं 2-3 ऐसे काम कर रहा था जिससे मैं ग्लोबल मिनिमम की तरफ जाऊंगा, लोकल में नहीं फंसूंगा। ठीक है, मैं नीचे तो जा रहा हूं लेकिन मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं लोकल में ना फंस जाऊं। समझ आ रही बात की? तो अब आप मुझे ये बताएं, मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ये जो ग्रेडियंट डिसेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ
ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फिट अ मॉडल टू द रेजिडुअल्स, रेजिडुअल्स तो एरर्स है, ये कौन सा मॉडल फिट हो रहा है और ये मॉडल मैं यहाँ पे ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये जरा सोच के बताएं मुझे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आजकल किताबें नहीं पढ़ रहे, हमारा ध्यान हो गया है ब्लॉग्स की तरफ और यूट्यूब की तरफ, किताब पढ़ने का खत्म हो गई। अगर हम आपको किताब से पढ़ाएंगे तो हम शायद कोर्स में सिर्फ 4 या 5 एल्गोरिथम्स कवर कर पाते, क्योंकि एक एल्गोरिथम को पढ़ाने में आराम से 2 से 3 लेक्चर्स निकल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब डाइवर्सिटी इतनी हो गई है कि ML1 के कोर्स में अगर आपने वो इंश्योर करना है कि बच्चों को सब चीज़ें आती हों, तो कम से कम मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में जाऊँ। मैंने आपको बेसिक लेवल पे चीज़ें समझाई हैं, कुछ चीज़ों की मैथमेटिक्स भी हमने देखी है, तो समझाया भी है कि किस तरह होता है। इवन इतना समझा दिया कि आप उसकी बारे में क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एग्जाम होता है, हमारा कोई फाइनल असेसमेंट होता है जो मैं रखूंगा मसलन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, 5% का 6% का, तो उसमें मैथमेटिकल सवाल भी होंगे, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड कि भाई आप क्या कहते हैं पूरा का पूरा चेन रूल इक्वेशन डाल के मुझे वेट अपडेट करके दें। मैं आपसे सिर्फ बेसिक आइडिया पूछूंगा कि भाई इस चीज का पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह निकाला जाता है, ठीक है, दैट इज इट। आपको बेसिक आइडियाज जो है क्लियर होने चाहिए। बहरहाल जहाँ पर अब हमें ये चीज कंफर्म हो गई है आफ्टर एमन्स डिस्क्रिप्शन कि जो वेट अपडेट का कॉन्सेप्ट यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट न्यूरल नेटवर्क का था, वही कॉन्सेप्ट हमने अब फंक्शन अपडेट पे डाल दिया है एट ईच आइटरेशन ऑफ बूस्टिंग बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं पहला मॉडल लर्न करूंगा, आई विल हैव अ यूजर डिफाइंड और अ प्री डिफाइंड कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के थ्रू मुझे एरर्स पता चलेंगे, एरर्स के मैं ग्रेडियंट्स निकालूंगा और अगली आइटरेशन में मैं वो ग्रेडियंट्स अपने फंक्शन को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करूंगा टू गेट द न्यू फंक्शन, जिसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ग्रेडियंट डिसेंट किया है तो ये यकीनी बात है कि मेरे उन जो पॉइंट्स होंगे जो मुझे एरर दे रहे थे, तो वो पॉइंट्स अब मजीद अच्छे लर्न हो जाएंगे F2 के अंदर। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना है। बाकी इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स भी हम कर सकते हैं। और ये हमारा आखिरी बिल्कुल एक एल्गोरिथम है जिसको हम एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग कहते हैं। This is supposed to be one of the most successful algorithms in these times. So XGBoost is an implementation of gradient boosted decision trees, जिसमें हम कुछ enhancements करते हैं to ensure speed and performance. Gradient boosted machines जो होती हैं वो आमतौर पे बहुत slow होती हैं क्योंकि वो sequential training करती हैं, hence they are not very scalable. तो ये problem आपका XGBoost solve करता है। XGBoost में आपके पास ना 3-4 आपको अच्छी चीजें वो मिलती हैं। एक तो ये होता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती है कि अगर आपके जो मल्टी कोर्स हैं जैसे Core i7 है तो आपके पास यू हैव 7 डिफरेंट CPUs, ठीक है, तो तमाम CPUs इस्तेमाल होते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज होती है कि अगर आपने हडूप पे आप काम कर रहे हैं तो हडूप का मतलब होता है कि यू हैव मल्टीपल नोड्स और मल्टीपल नोड्स को आप इन पैरेलल इस्तेमाल करते हैं टू गेट द आउटपुट। जैसा कि हडूप में एक नॉर्मल चीज़ आपको पता चल गया होगा, आपने बिग डेटा का कोर्स भी लिया है। तीसरी चीज़ जो वो कहता है कि आउट ऑफ कोर कंप्यूटिंग। आउट ऑफ कोर कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अनदर स्टोरेज मीडियम कैन बी यूज्ड अदर देन दी CPU, ठीक है, कि CPU के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल हो जाती है प्रोसेसिंग के लिए, जैसे हार्ड डिस्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सारे डेटा सेट जो मेमोरी में नहीं आते उनको हार्ड डिस्क पे या कहीं और रखा जाता है और वहाँ से फिर भारी भारी उठा के मेमोरी में ला के आप उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। ये भी आपका हडूप और स्पार्क कॉम्बिनेशन में नॉर्मली ये किया जाता है कि बिग डेटा आपका हार्ड डिस्क पे होता है और उसको चंक्स में ला के रैम के अंदर प्रोसेस कराया जाता है। ये तो नॉर्मल यूज केस है स्पार्क का, ठीक है। चौथी चीज़ जो की जाती है वो कैश ऑप्टिमाइजेशन है ताकि आपका पूरा हार्डवेयर का बेस्ट यूज। तो ये आपका बेसिकली XGBoost जो है ये आपका प्राइमरीली हार्डवेयर लेवल पे जाके ऑपरेट करके चीज़ों को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये देखें, ये कुछ चीज़ें हैं, आउट ऑफ कोर कंप्यूटिंग, कैश अवेयरनेस, साथ में रेगुलराइजेशन भी करता है
मिसिंग डेटा को हैंडल भी कर देता है, क्रॉस वैलिडेशन भी कर देता है, ट्री को पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू बिल्ड करता है क्योंकि आमतौर पे मल्टी कोर्स अवेलेबल होती हैं, और ट्री प्रूनिंग जो है ना वो एक बड़े यूनिक तरीके से ट्री प्रूनिंग करता है। ठीक है, ये इसके बेसिकली 6 मेन फायदे हैं जो कि जिसकी वजह से XGBoost बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। अब आप पैरेललाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख लें। होता ये है कि 2 लूप्स चलते हैं। ठीक है, एक आउटर लूप है जो कि लीफ नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, और इनर लूप जो है ना वो आपके जो 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 रूट नोड है और जो आपकी जो बेसिकली स्प्लिटिंग नोड है, जहाँ पे आपने फीचर डालने होते हैं, तो वो एक इनर लूप में सिलेक्ट होते हैं और आउटर लूप के अंदर आपके लीफ सिलेक्ट होते हैं। पहले इनर लूप चलता है, जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर उसके लीफ डिसाइड होते हैं। अब यहाँ पर फायदा ये होता है कि अगर पैरेलल प्रोसेसिंग ना हो तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अब होता ये है कि वो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल CPUs, आई कैन रन बोथ ऑफ दीज लूप्स इन पैरेलल, आई डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। तो पैरेलल में टुकड़ों टुकड़ों में सारी चीजें साथ में चला सकता हूँ। मसलन इनर लूप का थोड़ा सा रिजल्ट आया तो वो दूसरी कोर में आउटर लूप में डालना शुरू कर दिया। ये नहीं कि पहले पूरा इनर लूप चलेगा फिर आउटर चलेगा, फिर पूरा इनर चलेगा फिर आउटर चलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो पैरेललाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बात की है, तो ऑर्डर ऑफ लूप्स वो चेंज कर देता है। तो मल्टीपल कोर की वजह से पहले आप आउटर चला लें फिर इनर चला दें, ये इंटरचेंजेबल हो जाता है। इस तरह आपकी कंप्यूटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है और आपका रिजल्ट जो है जल्दी आ जाता है, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो इसके अंदर आप थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आप सारे के सारे पहले आप इसलिए ग्लोबल स्कैन करके फिर आप ये काम करते हैं कि लूप्स को जो है वो इंटरचेंज कर दिया कि पहले आउटर भी चल सकता है इनर भी चल सकता है। अब वो किस तरह होता है वो उसकी तफसील एक अलग बात है। बस आप ये चीज़ याद रखें कि it is not required for you to complete the inner loop and then start the outer loop. You can run the outer and inner loops in parallel. You can change the sequence in which they run through parallel processing. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। दूसरी चीज़ जो उसकी मेन तो थोड़ी सी चीज़ समझने की है कि जो टिपिकल जो हमारा ट्री का जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो ग्रीडी है। ठीक है, कि हर पॉइंट ऑफ स्लिट पे वो देखता है कि भाई कितना मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन गेन आया है, उसकी बेस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे स्टॉप करना है कि नहीं। उसके बरक्स XGBoost जो है ना वो जबरदस्ती एक डेप्थ का पैरामीटर लेता है और कहता है भाई इस डेप्थ पे तुम रुक जाओ। ये तो खैर हम डिसीजन ट्री में भी अब डाल देते हैं। तो वो डेप्थ के हिसाब से ट्री को बैकवर्ड बनाता है। समझ में आ रही है, क्योंकि ट्री तो ऊपर से बनता चला आता है ना, तो मैक्स डेप्थ की लिमिटेशन की वजह से इट स्टार्ट्स प्रूनिंग द ट्रीज इन अ बैकवर्ड वे। कि मैं कहता हूँ भाई मेरी डेप्थ इतनी होगी, बस यहाँ तक तुम ट्री बनाओ, अब मैं प्रूनिंग यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये उसकी एक अलग ट्री प्रूनिंग मेथड है। तो इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट अप्रोच इंप्रूव्स कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली एज कम्पेयर टू दिस अप्रोच कि भाई उस वक्त तक ट्री बनाते चले जाओ जब तक कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन गेन इतना नहीं हो जाता। सही है, यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं भाई हमने इस डेप्थ तक बनाना है और उसके बाद हम ऊपर प्रूनिंग शुरू करते हैं। तो ये एक उसका एक वो है। दूसरा ये है कि भाई हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज by allocating internal buffers in each thread to store gradient statistics. ठीक है, तो अब ये इसका ताल्लुक जो है ना वो उसके साथ है, आपका मेमोरी बफर्स के साथ है। तो मेमोरी बफर लेवल तक जाके जो है ना वो थ्रेड्स क्रिएट करता है। हर थ्रेड के अंदर आपके पास ग्रेडियंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रेडियंट बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स पैदा हो जाते हैं ना, तो हर पार्शियल डेरिवेटिव को अपने थ्रेड में चलाएंगे तो उनको पैरेललाइज करना भी आसान हो जाएगा। और आउट ऑफ कोर कंप्यूटिंग में जो है ना वो डिस्क स्पेस आपके पास टेराबाइट लेवल की होती है, तो आउट ऑफ कोर कंप्यूटिंग का बिग डेटा एनालिटिक्स में करना भी जो है ना कदरे आसान काम है। और ये बाय डिफॉल्ट आपका रेगुलराइजेशन भी कर देता है, और इसकी ये भी होती है क्रॉस वैलिडेशन भी हो जाती है इसकी रेगुलराइजेशन के साथ साथ। और दूसरी ये 2 चीज़ें और हैं, naturally admits sparse features for inputs by automatically learning best missing values। ठीक है, तो अगर आपके पास मिसिंग डेटा है तो ये स्पार्सिटी अवेयरनेस इसके एल्गोरिथम की अब हमें डिटेल देखनी पड़ेगी कि वो क्या है, लेकिन इट इज एबल टू वेरी इंटेलिजेंटली फिल अप द मिसिंग वैल्यूज बाय जो उसके करीब करीब जो डेटा मिसिंग है उसके करीब करीब के डेटा को देखकर वो मिसिंग वैल्यूज इंटरपोलेशन कर लेता होगा या किसी और तरह प्रेडिक्शन कर लेता होगा मिसिंग वैल्यूज की।
तो ये मिसिंग वैल्यूज भी आपको करके देता है। दिस इज समथिंग जो कि आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रोजेक्ट में भी देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हैं या नहीं है, ठीक है। और दिस इज अनदर अप्रोच, आखिरी चीज़ जो ये इस्तेमाल करता है, वेटेड क्वांटाइल स्केच। employs the distributed weighted quantile sketch algorithm to effectively find the optimal split points among the weighted data sets, ठीक है। तो जो आपके डिफरेंट जो डेटा सेट्स आ रहे हैं जिनको ग्रेडियंट के हिसाब से आपने वेट किया है, ठीक है, उनके अंदर स्प्लिट किस तरह निकालना है उसके लिए उन्होंने एक नई अप्रोच रखी। तो बेसिकली ये ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स हैं। क्या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट है भाई? पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू मैं इनर लूप और आउटर लूप की एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं क्लस्टर्स के ऊपर अपना काम पैरेलल में चलवा सकूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रेगुलराइजेशन भी करता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन भी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ बेसिकली मिसिंग वैल्यूज भी रिप्लेस कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं स्प्लिटिंग का जो टिपिकल जो हमारा इंफॉर्मेशन गेन निकालने का जो मेथड है उसको मैंने मजीद एफिशिएंट बना दिया है ताकि मैं हार्डवेयर रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ और ताकि वो चीज़ें जो है ना वो आपका जल्दी जल्दी हो जाएं along with the features of out of core computing, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इन्हेंसमेंट्स हैं जिसकी वजह से XGBoost है वो आजकल आप देख लीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फेमस है। लेकिन अगेन मैं आई कैन नॉट क्लेम कि फॉर एग्जांपल हर किस्म के डेटा सेट के ऊपर XGBoost जो है ना वो हमेशा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे देगा। आई सिंपली कैन नॉट क्लेम दैट, आपको देखना पड़ेगा करके। वैसे 2 साल पहले एक एल्गोरिथम अभी भी होगा, लाइट GBM, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। तो ये कैगल के ऊपर बड़ा जबरदस्त विनर एल्गोरिथम था और अभी भी मेरे ख्याल में XGBoost या उसका कोई वेरिएंट ही होगा, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम, ये एक sklearn का मेक क्लासिफिकेशन का जो डेटा सेट है वो इस्तेमाल किया गया था। 1 मिलियन रैंडमली जनरेट डेटा सैंपल्स हैं, 20 फीचर्स थे, 5-fold क्रॉस वैलिडेशन थी और इसमें जो ट्रेनिंग टाइम था वो आप देख लें 24 सेकेंड। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो खैर आप देख रहे हैं, तो अगेन आप देख रहे हैं कि XGBoost में ठीक है परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है लेकिन LR के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। 17 सेकेंड और फिर 94%, यहाँ पे 97%। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत, हाँ ग्रेडियंट बूस्टिंग और रैंडम फॉरेस्ट में टाइम का बहुत बड़ा मसला है लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एक्यूरेसीज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। एंड दिस इज द रीजन के देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है। देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन एंड द रीजन टू मेक द टेम्पलेट वाज दिस वन के आप अपने टेम्पलेट को मजीद बाद में स्टैंडर्डाइज करके भी आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपने अपने टेम्पलेट में डाला, आपके पास इस तरह का कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपैरिजन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। और क्या कहते हैं आपने अपना वो डिसीजन ले लिया कि मैंने एल्गोरिथम कौन सा जो है ना वो इस्तेमाल करना है बेस्ड ऑन द डेटा। खैर आपका स्टैंडर्ड डेटा सेट तो नहीं होगा, आपका तो अपना पर्सनल डेटा सेट होगा, लेकिन टेम्पलेट का मकसद यही है कि आपके पास एक डैशबोर्ड हो, उस डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएं और आप कहते हैं झट आई विल गोइंग टू सिलेक्ट दिस एल्गोरिथम। अभी तो आप लोगों ने डैशबोर्ड नहीं बनाया होगा ना, वो मेरे से गलती हो गई यार, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को दे देना चाहिए था। बहरहाल चलें। और ओवन जैंग विनर ऑफ एविटो कॉन्टेस्ट एड क्लिक प्रेडिक्शन कंपटीशन ऑन कैगल बोल रहा है व्हेन इन डाउट यूज XGBoost, ठीक है। There's the best combination of prediction performance and processing time compared to other algorithms or rigorous benchmarking have produced similar results. I really don't know। देखें हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी काम को कर लें, हम पागल थोड़ी हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा जो जनरलाइजेशन कैपेबिलिटीज की कैसी है, दैट इज व्हाट वी वांट टू टेस्ट। अगर XGBoost का लाइव टेस्टिंग के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी है then we have the confidence to build that, right? लेकिन जहाँ तक हमारा अपना अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप कोई भी मॉडल लाइव टेस्टिंग में सक्सेसफुल करवाना चाहते हैं तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, चाहे वो SVM हो चाहे वो XGBoost हो कुछ भी हो। तो ये असल में बड़ी एक हाइप किस्म की चीज़ें बन जाती हैं कि जी ब्ला ब्ला। अब कैगल से भाई हमें क्या लेना देना, कैगल हमारे हमारे माँ बाप के बराबर थोड़ी है। कैगल से हमारा क्या, हम तो प्रोफेशनल उसकी डेटा की बात कर रहे हैं जहां पर मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है। वी आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीबॉडी कि हम कहें जी XGBoost बेस्ट है तो XGBoost, भाई ये कोई वो थोड़ी है, हैकाथॉन थोड़ी है कोई।
हमारे तो एक कंपनी का डेटा सेट दिया जाएगा, उसमें हमें बड़े सोच समझ के अपना मॉडल फिट करना है और फिर उसकी लाइव टेस्टिंग में हमने रिजल्ट्स देखने हैं। मेरा अपना जाती गुमान यही है कि मेरा नहीं ख्याल कि XGBoost इज गोइंग टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल एज फार एज दी मशीन लर्निंग ऑटो मशीन लर्निंग टेक्निक्स आर कंसर्न। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मामला होगा। आई डोंट थिंक सो। XGBoost मेरे ख्याल में तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या SVM का ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा स्टेबल आपको रिजल्ट्स दे सकें, बिकॉज देयर जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी माइट बी बेटर देन XGBoost। XGBoost में तो ये है कि भाई आपने एक गाड़ी को चलाना है, ठीक है। अब मैंने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। अब SVM की गाड़ी है तो SVM ने क्या किया कि अपना वो जाके स्पार्क प्लग चेंज करवा दिया, गाड़ी चल गई। XGBoost क्या कर रहा है, इसको बुला लिया, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो भाई सब मिलके गाड़ी को धक्का लगाओ। अब 10 लोग गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं तो गाड़ी तो भागेगी ना भाई, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। आउट ऑफ कोर कंप्यूटिंग भी ला रहा है, पैरेलल भी ला रहा है जनाब, क्रॉस वैलिडेशन भी ला रहा है, वो भी ला रहा है। तो ये जो होता है ना कि अंधाधुंध फायरिंग करना, ये प्रोफेशनल तरीका हमेशा नहीं चल सकता प्रोफेशनली। सो देयरफॉर अब इट्स नेवर श्योर। आप लोग जब अपना काम करेंगे उसके अंदर क्या कहते हैं, when you're going to work on professional data sets, फिर आपको ये मेरी बात की समझ में आएगी कि this is not how the things work। अभी तो मतलब इस कोर्स में तो मैंने आपको ये पढ़ाया ही नहीं कि ऑटो मशीन लर्निंग किस तरह करनी है। वो इंशाल्लाह ताला आपका मशीन लर्निंग 2 का एक वन ऑफ द थिंग्स जो कि इसमें होगी वो ये होगी कि आई एम गोइंग टू टीच यू पाइपलाइंस के आपने मॉडल को ऑटोमेट करना कैसे है, राइट। क्योंकि मेरे पास तो टाइम थोड़ी कि मैं सारी जिंदगी बैठ के मॉडल को अपडेट करता रहूंगा। तो वो पाइपलाइन किस तरह बनेगी, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है, मॉडल को अपडेट करने का क्या मतलब है, किस तरह होगा, कौन सा मॉडल बेहतर है। तो जो आपने टेम्पलेट्स अभी बनाए हैं वो ML2 के अंदर इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल होंगे। उनको मजीद हम पूरा एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब इस तरह समझ लें इंशाल्लाह ताला पूरा टेम्पलेट एक मशीन लर्निंग का बन जाएगा जिसके अंदर बेस्ट मॉडल सिलेक्ट हो रहा है, बेस्ट पैरामीटर सिलेक्ट हो रहे हैं, बेस्ट उसकी सेटिंग सिलेक्ट हो रही है और फिर बेस्ट तरीका सिलेक्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट को डिटेक्ट करके मॉडल को अपडेट करने का। तो वो पाइपलाइन फिर विल बी रेडी कि आप उसको इंडस्ट्री में डिप्लॉय कर सकें। ये कॉन्सेप्ट होगा उसका ना। वो एक मुश्किल काम है, तो वो ML2 में वन ऑफ द टॉपिक्स इज गोइंग टू बी दैट इंशाल्लाह ताला, ठीक है। So that is basically the end of your course from my side. Or I think we have been very lucky, or we really must thank Allah for we have been able to cover a lot of topics. तो हमने मशीन लर्निंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर हमने डेटा रैंगलिंग के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि एक तो होता है EDA डेटा माइनिंग और एक होती है ट्रांसफॉर्मेशंस और मिसिंग वैल्यूज एनालिसिस एक्सेट्रा। ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। एक है डेटा को सही करना, एक है डेटा को समझना। उसके बाद फिर हमने डिसीजन ट्रीज पढ़े, फिर हमने न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े, फिर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स पढ़े और फिर हमने क्या कहते हैं के नियरेस्ट नेबर भी पढ़ा। फिर हमने ऑब्वियसली आज हमने SVM पढ़ा, फिर हमने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा, फिर हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग या बूस्टिंग या एडा बूस्ट का कह लें, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा फिर हमने क्रॉस वैलिडेशन के बारे में पढ़ा, रेगुलराइजेशन के बारे में पढ़ा और फीचर सिलेक्शन के बारे में इस हद तक पढ़ा कि रैंडम फॉरेस्ट का जो फीचर इंपॉर्टेंस है। वरना मतलब PCA भी एक चीज़ है जो कि मैं नहीं पढ़ा सका, आई एम सॉरी अबाउट दैट। और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज आल्सो आई थिंक PCA खैर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन फीचर सिलेक्शन, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन और ऑब्वियसली फिर आपका RF फीचर सिलेक्शन। ये 5 चीज़ें थी। ये रह गया टॉपिक, इसको हम फिर ML2 में डाल लेंगे। लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये गाइडेंस कर दी थी कि जो रैंडम फॉरेस्ट का जो मॉडल है वो उसको फिलहाल आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर लें, वो इस वक्त यूज़ हो रहा है, आप इसको वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी गुड। और आउटपुट्स के ऊपर आप लोग जो है ना, यू हैव बीन एबल टू मेक अ टेम्पलेट। और हाँ, TSF तो रह ही गया भाई। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग कौन पढ़ाता है मशीन लर्निंग में भाईजान इतनी तफसील से?
ठीक है, तो TSF का एक बड़ा टॉपिक रह गया। तो आपने टेम्पलेट्स, ML के टेम्पलेट बना लिए और आपने टेम्पलेट रैंगलिंग का बना लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आपने क्या बना लिया टेम्पलेट। अब आई डोंट नो, जिन बच्चों के प्रोजेक्ट्स TSF के ऊपर हैं भाई, आप TSF का टेम्पलेट बना लें और उसमें रैंगलिंग वगैरह भी आनी चाहिए। सही है, ये असल में जो जिनके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो ये बात याद रख लें कि अगर आपके काम में एफर्ट नजर नहीं आया ना, बस थोड़ा बहुत एल्गोरिथम लगा के चला के दिखा दिया, तो ये नहीं होगा। जिनके मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादा उनके लिए ख्वारी वाला काम होगा। तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग वालों को, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में लिखा है कि यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर ओन डेटा सेट, ताकि आपको 50% नंबर जस्टिफाई हो सकें। अगर आपने एक टाइम सीरीज की प्रिडिक्शन करके दिखा दी 10-15 सेल्स के ऊपर जुपिटर लैब के, तो वो उस पर आपको 50 में थोड़ी मिलेंगे, वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन हो, रैंगलिंग हो, उस पर सारे आपके कमेंट्स हो। बहरहाल, so I think alhamdulillah this has been pretty good, और I hope कि all of you have learned from the course. और अगर आपका कोई फीडबैक है तो भी आप मुझे अभी बता दें, ताकि फिर अगली बार हम इसको वो फोकस कर सकें। तो व्हाट आर योर कमेंट्स? जी भाई। हाँ भाई, कोई बोलने वाला नहीं है। चलें, ये तो खैर ठीक है। तो बहरहाल आई थिंक के ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर व्हाट वी शुड हैव बी कवर्ड, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम जो TSF इज़ एन एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको पढ़ाया, डेटा रैंगलिंग के ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कराया। तो आई होप के यू विल बी एबल, ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दी प्रोजेक्ट। एक आपकी असेसमेंट, अब चूँकि वो असद इलियास साहब का वो आ गया है मामला, उनकी ईमेल वगैरह भी आई है कि फाइनल एग्जाम की असेसमेंट होनी चाहिए, तो एक असेसमेंट हम लेंगे, लेकिन मैं आपको अभी नहीं तंग कर रहा। आई डोंट नो कि कौन सा दिन उन्होंने तय किया, लेकिन मैं उस पर एग्जाम नहीं ले रहा भाई। मैं सजाद साहब को कह दूंगा अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा। मैं आपका सेमेस्टर के एंड में एग्जाम ले लूँगा एक, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स वगैरह बता दूंगा, लेकिन वो इसमें से 3 या 4 टॉपिक्स होंगे। SVM पे एक होगा और बूस्टिंग पे होगा, ठीक है, और आई डोंट नो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे होगा, व्हाटएवर। तो 2-3 एल्गोरिथम्स होंगे, TSF पे नहीं होगा, ठीक है। TSF को तो मैं आपका असाइनमेंट चेक कर लूँगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ठीक है, मेरी तरफ से फिर बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर, और डू ट्राई टू टेक द कोर्स ऑन दिस मशीन लर्निंग 2, ताकि आपका ये पूरा मॉडल, कितना मैंने आपको उसका मॉडल समझा दिया है कि क्या होगा, ठीक है। तो दैट इज माइट बी समथिंग व्हिच इज रियली यूजफुल फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है जी, और कोई क्वेरीज तो नहीं है? सर प्रोजेक्ट के हवाले से अगर कुछ पूछना हो आपसे। प्रोजेक्ट के हवाले से पूछना हो तो पूछ लें, उसमें क्या है। आप प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे ईमेल कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप पे होता है कि मेरे पास आप सबका नंबर तो